अगर कोविड की वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक आ रहे होते तो पूरा हॉस्पिटल भर जाने थे। मुझे आज की डेट में फ्लू वायरस से ज़्यादा डर लगता है कोविड के मुकाबले। ये जो 2 साल के बच्चे होते हैं, 3 साल के बच्चे होते हैं, उनके लगती है वैक्सीन ये। तो आप बच्चों को जो चीज़ दे रहे हैं, अभी कोविड वैक्सीन फिर भी हमने बच्चों को नहीं दी, लेकिन फ्लू वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, ये सारी वैक्सीन बच्चों को हम लोग, खास तौर से डायरिया से सवाल जुड़ा हुआ है इसलिए। तो गला ख़राब हुआ, एजिथ्रोमाइसिन खा लिया। एजिथ्रोमाइसिन से कुछ ठीक नहीं लगा, 1-2 दिन हो गए, आराम नहीं हुआ, तो उन्होंने अमॉक्सक्लैब ऑगमेंटिन या जो होता है वो खा लिया। उसके बाद उनको डायरिया हो गया। अब डायरिया हो गया तो उन्होंने ओफ्लॉक्स ओजेट खा लिया और मेरे पास में आए कि हालत ख़राब है, जो सिम्टम्स थे वो वही चल रहे हैं, चौथा दिन है, 3 एंटीबायोटिक बदल चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ? ना एंटीबायोटिक दे दो, मेरे को जल्दी ठीक होना। एंटीबायोटिक से जल्दी ठीक होने का कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं, लेकिन एक चीज़ का प्रॉब्लम है। एक कहावत है, अधमरा शेर ज़्यादा खतरनाक होता है। आपने उसको एक तरह से आपने हाफ डोज या आपने हाफ ड्यूरेशन एंटीबायोटिक दिया, मान लिया 500 mg का डोज है, आपने 250 mg दिया पेशेंट को, उसका जो एक 5 डेज़ की जगह 2 डेज़ का दिया, तो आपने तो उसकी प्रैक्टिस करा दी बैक्टीरिया की। आप डॉक्टर जा रहे हैं, इवन डॉक्टर भी अगर आपको एंटीबायोटिक लिखता है, ऑलवेज डू आस्क कि डॉक्टर डू आई नीड एंटीबायोटिक, मतलब आप एंटीबायोटिक लिखे, क्या मेरे को एंटीबायोटिक लेना चाहिए? आपको मैं बता रहा हूँ 99% ऑफ टाइम डॉक्टर विल से ठीक है, फिर हम लोग 2 दिन वेट कर ले, तो मैं आपको लिख रहा हूँ 2 दिन वेट करते हैं, 2 दिन बाद ठीक नहीं होता तो आप ले लेना। एंड नोइंग अबाउट द राइट डिजीज़, कई बार डिजीज़ कुछ होती है, सर्च कुछ और करके आप कुछ और पैनिक वैल्यू, तो इंटरनेट का हमेशा पैनिक वैल्यू रहा है, बट अगर आप उसको जुडिशियसली यूज़ करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करके यूज़ करें तो ठीक। तो आपका जो सवाल था कि भाई कई डॉक्टर तो उसमें वो करेंगे, भाई आपने मुझसे क्वेश्चन करे कि एंटीबायोटिक लेना है नहीं लेना है, तो डॉक्टर ज़रूर अपने काउंटर ज़रूर करेगा। अगर डॉक्टर ने बोला नहीं मेरे को लगता है आपको एंटीबायोटिक लेना है, आपको ये सिम्टम्स हैं और ये इसमें इंडिकेशन है, मैं सोच समझ के लिखूँ, तो आप लीजिए। आपने एंटीबायोटिक खाया, आपकी पी और पू में वो बेसिकली जाके सीवरेज में गया, एंटीबायोटिक का कॉम्पोनेंट भी गया, वहाँ पे एक बैक्टीरिया ऑलरेडी रहता है, उसकी छोटी छोटी डोज में प्रैक्टिस होती रही कि अच्छा ये एंटीबायोटिक है, अमॉक्स क्लास से मुझे लड़ना सीखना है, ये आता है, ये मेरे यहाँ पे हिट करता है, तो मैं यहाँ पे अपना एक, आज की डेट में हम लोग को बहुत एडवांस टेस्ट भी आ गए, जैसे DNA एनालिसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, बायोफायर टेस्ट। बायोफायर में इट विल टेस्ट एट वंस 20 बैक्टीरियाज। तो जब तक उसको टीबी का अगर डायग्नोसिस है, उसका हमने टेस्ट कराया, स्प्यूटम का ही हम लोग टेस्ट कराते हैं, जीन एक्सपर्ट और स्प्यूटम EFP, अगर उसमें टीबी पॉजिटिव आ गया तो आप उसमें दुनिया भर की एंटीबायोटिक दे दीजिए, जब तक उसको टीबी का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तब तक उसका असर नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट द टारगेटेड अप्रोच। Hello and welcome to Mindful by Dr. Taruna. Today's episode is not just close to my heart, it's also close to my lungs because both I and Dr. Mayank are fresh COVID survivors. We have done the Khasi, the Khali smell, the 99.9 fever panic, and of course the dramatic RT-PCR screenshot for Instagram stories. Tested positive, taking a break from the world, pray for us, only to reappear on Zomato the next day. But now that we are breathing freely again, it's time to talk about what really happened during this second wave and bust some of the myths that still won't leave us. Like steam every 30 minutes or virus भाग जाएगा, हल्दी milk twice a day or oxygen 99. CT scan करवा लो, बिना किसी reason के भी करवा लो, and my personal favorite, दवाई नहीं, but सुबह काढ़ा, दिन में काढ़ा, शाम को काढ़ा. And who better to join me for this much needed reality check than someone who has been on the front lines of the COVID war, day after day, patient after patient. Joining us is Dr. Mayank Saxena, Additional Director and Pulmonologist at Fortis Hospital, Noida. A doctor who has seen the pandemic unfold inside ICUs, not just on WhatsApp forwards. Doctor, thank you so much for being here, and most importantly, welcome to the Post-COVID Survivor Club. So how are you feeling, sir, now? आई एम परफेक्टली फाइन, ऑल गुड। सर आजकल सबसे ज़्यादा जो चीज़ लोग रिसर्च कर रहे हैं ऑन गूगल कि मेरे को नॉर्मल वायरल हुआ है या कोविड हुआ है, सो हाउ शुड समवन नो कि अगर उन्हें फ्लू के सिम्टम्स आए हैं तो व्हाट इज़ इट? सो अभी अगर हम लोग देखें तो सिम्टम्स का जो सिचुएशन है बहुत चेंज हो रहा है। इवन हम कोविड की भी बात करते हैं, अगर हम लोग देखेंगे फर्स्ट वेव की कोविड में, उसमें सबसे ज़्यादा जो सिम्टम्स था, लॉस ऑफ स्मेल से शुरू हो रहा था, हाई ग्रेड फीवर से आ रहा था। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि पेशेंट को मेनली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साइन जैसे खांसी रहना और लॉन्ग कोविड सिम्टम्स टाइप्स, जैसे हम लोग डेल्टा वेव में देखे थे कि काफ़ी लंबे टाइम तक, और काफ़ी लोग उसमें निमोनिया टाइप सिम्टम्स के साथ में आए थे, इवन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और ये सब आई थी।
फिर ओमाइक्रॉन आया, जैसे जैसे धीरे आया ओमाइक्रॉन के अंदर हमने इवन देखा कि जो अभी ओमाइक्रॉन का ही फेज चल रहा है, लेकिन ओमाइक्रॉन जो स्टार्टिंग फेज था उसमें जीआई सिम्टम्स भी आए लोगों को, डायरिया होना। अब जो इस समय जो कोविड वाले जो हम लोग देखते हैं तो 2-3 स्ट्रेन चल रहे हैं, NB.1.8.1 JN.1, जो ये सब वेरिएंट चल रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट वाला जो चल रहा है, जो इवन मैंने भी एक्सपीरियंस किया, और मैं चूँकि पेशेंट देख, आई वॉज अबाउट टू आस्क आपको क्या सिम्टम आया था? तो जो पेशेंट के इस समय जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो मेनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोले तो वो टॉन्सिल लाइक सिम्टम्स होंगे। थ्रोट ऐसा लगेगा कि जैसे पूरा जलन होगी, दर्द होगा बहुत ज़्यादा। तो अगर इस टाइप के सिम्टम्स आज की डेट में चल रहे हैं थ्रोट रिलेटेड, जिसमें टॉन्सिल, जिसमें पानी निकलने में भी तकलीफ़ होना, आवाज़ में परेशानी आना, इवन आपका जो थोड़े थोड़े चोकिंग टाइप के एपिसोड्स होना, ग्रंथियाँ जो हमारी होती हैं, टॉन्सिल्स प्लस यूवुला जो लटका हुआ अगर हम लोग देखते हैं अपनी टंग के ऊपर में, उसमें स्वेलिंग आना, गले में लालीपन आना, फेरिंजाइटिस टाइप के सिम्टम्स, ये इस समय कोविड के बहुत प्रमुख लक्षण चल रहे हैं। इसलिए अगर ये वाले लक्षण चल रहे हैं तो वो ऐसा नहीं कंफर्म्ड कोविड, बट प्रोबेबिलिटी कोविड की तरफ ज़्यादा हो सकती है कि कोविड का आपका सिम्टम हो सकता है। अब एक मसलन बात आती है, क्या उस समय फिर हमें कोविड का टेस्ट करा लेना चाहिए? एग्जैक्टली। कोविड का टेस्ट नेसेसिटी नहीं है। कोविड का टेस्ट तभी हम लोग इंडिकेशन में देखते हैं, या तो जैसे मेरा का कराने का इसलिए था क्योंकि मेरे साथ में अन्य मरीज़ भी जुड़े, क्योंकि मैं आईसीयू में भी राउंड लेता हूँ, हर जगह जाता हूँ। क्या मेरे से किसी को कोविड होने का ख़तरा है? अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं, आप टीचिंग में हैं या कुछ ऐसे में हैं जहाँ पे आपके सिम्टम्स से और लोग भी प्रभावित हो सकते हैं, तो आपको ज़रूर अपने कोविड टेस्ट कराने पे करा सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, जहाँ पे आपको डायबिटीज़ है, आपका कोई कैंसर टाइप का ट्रीटमेंट चल रहा है, स्टेरॉइड्स चलते हैं किसी वजह से, प्लस आपको बहुत रिकरेंट कोल्ड या फिर पहले बहुत कोविड काफ़ी अच्छा वाला रहा था इस टाइप से, तब आप अपना टेस्ट आप करवा सकते हैं। लेकिन सेल्फ टेस्टिंग से पहले मैं ये कहूँगा कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, जो आप जिसको भी आप कंसल्ट करते हैं, कि सेल्फ टेस्टिंग की कई बार बहुत पैनिक वैल्यू भी होती है कि टेस्ट पॉजिटिव आ गया, अब क्या करना है। तो सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं, आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा सांप के काटने का। 90% ऑफ द स्नेक्स आर नॉन वेनमस, लेकिन सांप के काटने का पैनिक बहुत होता है। सांप ने काट लिया, अब 90% में स्नेक में कुछ नहीं हो रहा हो, ज़्यादातर रैट स्नेक या नॉन पॉइजनस स्नेक होंगे, 10% हो सकता है कि आपके पॉइजनस स्नेक हो। ऐसे ही कोविड के साथ में 90% के ऊपर ही टाइम ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 10% केसेस में जहाँ पे मैंने आपको बताया, वहाँ पे हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। बट पैनिक वैल्यू इसकी इतनी है कि लोग का कोविड का अभी भी जो डर है, क्योंकि हमने वो वेव निकाली है जहाँ पे हमने देखा पूरे हॉस्पिटल भर गए थे, ऑक्सीजन लग रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, रोज़ सुबह हम लोग देखते थे कि न्यूज़ चैनल्स में हर जगह पे। तो इसका पैनिक वैल्यू, और आधी लड़ाई दिमाग से होती है। अगर हम लोग अपना पैनिक होके इम्यूनिटी डाउन कर लेंगे, अपना खाना पीना छोड़ देंगे, ठीक अपना अपने आप में महसूस नहीं करें, तो वो प्रॉब्लम है। तो इसलिए अगर आपको सिम्टम्स हैं तो एक प्रोसेस होता है, आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर अगर आपको रिकमेंड करेगा तब आप टेस्ट कराएं और उसके हिसाब से करें। सेल्फ ट्रीटमेंट अवॉइड करना है। कोई भी चीज़ ऐसा कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, चलो स्टेरॉइड खा लें, ये खा लें, वो सब नहीं करना है। आपकी ये कोविड अगर है भी तो ये अपने आप ही 1-2 दिन के, जैसे कि एक नॉर्मल वायरल में हम लोग देखते हैं पीक सिम्टम जाते हैं, फिर ये धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं। फर्स्ट 2 डेज़ किसी भी वायरल टाइप की इलनेस में अपने हमेशा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, उसके बाद में ये धीरे धीरे सेटल होने शुरू हो जाते हैं और अगले 3 से 4 दिन में ये रिकवर हो जाता है। और आपको एक 7 डेज़ का पीरियड आइसोलेशन मेंटेन करना होगा ताकि और लोगों को ना हो। सर, इस कोविड वेव में हम सुन रहे हैं कि बच्चे आर ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड, तो क्या बच्चों पे भी कोविड का इम्पैक्ट आ रहा है? बच्चों के साथ पे एक अभी अगर मैं देखूं तो वैक्सीनेशन अभी भी बच्चों का अमिस है, बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। वो एक दिमाग में टेंशन तो है कि बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे, बट थैंकफुली बच्चों को हो भी रहा है तो वो नॉर्मल होके निकल जा रहा है। अभी ऐसा हमने कोई भी बच्चों में ऐसी थ्रेटनिंग वेव या बच्चों में एक कुछ भी सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स नहीं देखा है। बट सतर्क रहना हमेशा बेटर रहता है। अगर ख़ास तौर से बच्चे में कोई रेस्पिरेटरी इश्यूज़ रहते हैं, लाइक एस्थमा रहता है, कोई उनके कार्डियक इश्यूज़ चल रहे हैं बच्चों के, या डायबिटिक हैं बच्चों में भी, आजकल हम लोग काफ़ी डायबिटीज़ वगैरह देख रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा इस टाइप के सिम्टम्स अगर हैं, कोविड टाइप सिम्टम्स हैं,
तो फिर हम लोग टेस्टिंग वगैरह करके उसके हिसाब से हम लोग मैनेज करते हैं। लेकिन फिर भी हमने बच्चों के अंदर में सीवियरिटी उतनी नहीं देखी जितना हमने एडल्ट के केसेस में देखी। चाहे वो डेल्टा वेव में भी गया हो, बच्चों का अपना आराम से फेस निकल गया था। सीवियर कोविड इन चिल्ड्रन इज स्टिल नॉट अ वेरी कॉमन थिंग। हाउएवर स्टेइंग सेफ, अपने आप को सुरक्षित रखना हमेशा रिकमेंडेशन में रहेगा। सपोज ओपीडी में आप 100 पेशेंट देख रहे हो तो उसमें से परसेंटेज ऑफ बच्चे जिनको कोविड है कितना है? अगर मैं देखूं अभी ये वेव की तरह आ रहा है, जैसे हम लोगों ने देखा कोविड बीच में देखते तो बिल्कुल गायब भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बच्चों का प्रॉब्लम है कि कोविड टेस्ट करना भी बहुत टफ होता है, क्योंकि वो नाक में डालना और वो इंजरी का भी रिस्क होता है। तो ज़रूरी नहीं कि हम बच्चों का कोविड टेस्ट कराएं। तो कई बार क्या होता है, अगर क्योंकि अभी आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं सिम्टम्स जो हैं कोविड के, ऐसा नहीं खाली बच्चों में होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स में भी होंगे। अगर बच्चों के पेरेंट्स के अगर सिम्टम्स हैं, हमने उनका टेस्ट करा और बच्चों में भी वही सिम्टम्स, तो वी टेक इट लाइक दैट कि इनका भी सिम्टम्स है, तो ये कोविड के बेसिकली हम उसमें चलते हैं प्रोटोकॉल में। क्योंकि अभी अगर हम लोग देखें बच्चों में तो वैसे भी कोई मेजर ट्रीटमेंट नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे ही अप्रोच पे चलते हैं। तो अभी बच्चों की टेस्टिंग का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि हाँ बच्चों में टेस्टिंग कराना है। अगर बच्चों के पेरेंट्स में भी सिम्टम्स हैं, कोविड टाइप सिम्टम्स हैं, तो आप ज़रूर करा सकते हैं। अगर आइसोलेटेड खाली बच्चे में ही कुछ सिम्टम्स हैं तो वो एक नॉर्मल वायरल के भी सिम्टम्स हो सकते हैं, इसलिए पैनिक होकर टेस्ट कराने की बहुत आवश्यकता नहीं है। बट अगर जैसे मैंने आपको बताया लो इम्यून स्टेटस की प्रोफाइल के पेशेंट्स हैं, वहाँ पे हम लोग ज़रूर कर सकते हैं। तो सर आरटीपीसीआर का रोल क्या है? इफ इट्स नॉट वेरी कंटेजियस तो हाउ डज इट मैटर कि आपको कोविड है या कोई और वायरल? अभी भी ड्रग ऑफ टेस्ट जो इसमें है कोविड में, वो आरटीपीसीआर ही है, क्योंकि उसी की पॉजिटिविटी पे हम लोग कोविड को कंफर्म करते हैं। रैपिड एंटीजन भी बहुत यूज़फुल टेस्ट है, जो घर के अंदर हम लोग देखते थे किट, आज की डेट में बहुत मुश्किल से मिलती है। बट रैपिड एंटीजन भी कंफर्मेटरी होता है, अगर रैपिड एंटीजन भी घर पे आप कर पाते हैं। लेकिन घर पे करने में कई बार क्या होता है कि आप नहीं कर पाए, या वो तो कई बार फॉल्स नेगेटिव भी आ जाता है। इसलिए अभी भी अगर हम लोगों को टेस्ट करना होता है तो कोविड आरटीपीसीआर इज़ अ फर्स्ट टेस्ट ऑफ चॉइस। वो काम भी, आरटीपीसीआर काम कैसे करता है, वो कोविड के वायरस का जो होता है उसके डीएनए को एनालाइज करता है बेसिकली। सो इसलिए अगर डीएनए है वायरस का, इसका मतलब वो कोविड कंफर्मेशन होती है उसकी। कोविड टेस्ट के अलावा जो अब आज की डेट में हम लोग कई बार देखते हैं एंटीबॉडी टेस्ट करा लिया, या हमने इनफैक्ट आईजीजी जो कोविड एंटीबॉडी वगैरह, तो अभी गाइडलाइंस के हिसाब से वो उसको हम डायग्नोसिस में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, वैक्सीन की वजह से भी पॉजिटिविटी आ सकती है। और कई बार क्या होता है कि इवन आपको पहले कोविड होके चुका हो, आपको पता नहीं रहा हो, कोविड आके निकल गया हो, तो कई बार एंटीबॉडी बन जाती है, तो इसकी वजह से भी पॉजिटिव आ सकता है। तो कोविड एंटीबॉडी स्टिल नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ चॉइस। इसलिए अभी कई बार हम लोग देखते हैं लोग कोविड एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। एज पर आईसीएमआर गाइडलाइंस अभी हमारा कोविड एंटीबॉडी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। कोविड आरटीपीसीआर इज़ अ फर्स्ट लाइन चॉइस फॉर कोविड टेस्टिंग। तो वो भी मैं सेल्फ टेस्टिंग के बजाय मैं ये चाहूँगा कि अगर आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके, जिन भी आप फिजिशियन को आप संपर्क करते हैं उनसे करेक्ट करके तभी कराएं, क्योंकि अननेसेसरी पैनिक अगर हम करके टेस्ट कराएंगे तो वो हेल्थ केयर पे भी बर्डन होता है, खुद की भी पैनिक वैल्यू होती है, और थर्ड थिंग आपका कॉस्ट भी लगता है हर एक किसी टेस्ट में। तो इसलिए बहुत सोच समझ के आपको चलना है अपने। जैसे हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पहले मेडिसिन देते हैं प्लस टेस्ट लिखते हैं अगर ज़रूरत लगती है तो, और मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स माइल्ड सिम्टम में तो टेस्टिंग की ज़रूरत भी नहीं है। सर आपने अभी जो कोविड एंटीबॉडी टेस्ट मेंशन करा, अब इसमें नॉर्मली हम कहते हैं अगर अबव 50 है तो पॉजिटिव, मतलब संपर्क हो चुका है या कुछ है। कई जगह अबव 200 आती है वैल्यू, कई जगह अबव 1000, कई जगह अबव 3000। तो व्हाट डज इट मीन कि बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी है किसी का 3000? नहीं, ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये कोविड एंटीबॉडी का भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ है। आप देखेंगे डिफरेंट लैब की डिफरेंट वैल्यूज़ आ सकती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी वैल्यूज़ थोड़ी लोअर साइड में है तो कि हमारी कोविड की इम्यूनिटी कम है। ये अभी तक हमारी जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ऐसा नहीं है कि एंटीबॉडी के लेवल पे हम लोग इम्यूनिटी डिसाइड करें, या उसके लेवल पे हम वैक्सीनेशन डिसाइड करें कि चलो आपकी कोविड एंटीबॉडी की वैल्यू कम आई है तो आप एक वैक्सीनेशन और लगवा लें। अभी तक हमारे पास इस टाइप का कुछ नहीं है, क्योंकि अभी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है इसका। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि कंट्रोल वैल्यू, जब हम देखते हैं, मान लीजिए आप थायराइड का टेस्ट भी कराते हैं तो एक थायराइड की जो आपकी वैल्यू आई और उसके आगे एक रेफरेंस रेंज होती है कि इतने से इतने तक एक नॉर्मल रेंज होती है। तो अभी ये जो नॉर्मल रेंज है अभी तक की स्टैंडर्डाइजेशन में नहीं है कि इतने से इतने नॉर्मल होती है, कि इतनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द इम्यून रिस्पॉन्स। हो सकता है मेरे इम्यून रिस्पॉन्स बहुत अच्छा जनरेट हो, आपका इम्यून रिस्पॉन्स
उससे ज़्यादा अच्छा जनरेट हो, इन तीसरे का इम्यून रिस्पॉन्स कम जनरेट हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि वो क्या है, एक तरह से बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है जब वापस से रीइनिशिएट होता है। अगर मान लीजिए दोबारा से कोविड का वायरस आपके अंदर में गया, तब बॉडी ने उसको रिएक्शन कैसे दिया वो उस पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए आप अगर कोविड एंटीबॉडी टेस्ट कराएं भी, तो उसकी वैल्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में होने की ज़रूरत नहीं है कि ये वैल्यू क्या रही क्या नहीं रही। इवन कई बार हमने देखा है पेशेंट जो इवन स्टेरॉइड्स पे चल रहे हैं, कई बार पेशेंट अपने आप से भी करा के लाते हैं, तो एंटीबॉडी उन्होंने वैक्सीनेशन सब लिया हुआ है, 3 वैक्सीनेशन हो गया है, कोविड एंटीबॉडी करा है, कोविड एंटीबॉडी नेगेटिव भी आया। हाँ, ऐसा भी हुआ है। लेकिन उसमें हम लोग क्या चौथा वैक्सीन लगाएंगे, तो अभी गाइडलाइंस उस पर क्लियरिटी नहीं है कि हम लोगों को वो लगाना है कि नहीं लगाना है, क्योंकि इम्यूनिटी स्टेरॉइड्स की वजह से भी वो लोअर साइड में हो सकती है। तो हमने उनको बस फॉलो किया है, और माइंड यू अब तक कोई ऐसे सीवियर सिम्टम्स दिखाई भी नहीं दिए हैं कि उसमें हम लोगों को रहे। बट अभी भी गाइडलाइंस के हिसाब से 3 वैक्सीनेशन के ऊपर की डोज अभी रिकमेंडेशन में नहीं है। किसी किसी पेशेंट में हम लोग ज़रूर बोल सकते हैं, मान लीजिए हमने स्टेरॉइड भी कम कर दिए, तब भी अगर एंटीबॉडी का लेवल नीचे है, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। बट आज की डेट में कोविड की वैक्सीन का जो फियर है वो भी ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए देख सोच समझ के हम लोग चीज़ें चलते हैं। सर आपके पास दोनों तरह के पेशेंट्स आते होंगे, जिन्होंने कोविशील्ड लिया है और जिन्होंने कोवैक्सीन लिया है। इम्यूनिटी में या सिम्टम मैनिफेस्टेशन में कोई डिफरेंस? मैं कहूँगा कि दोनों ही वैक्सीन का प्रोटेक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पहले तो स्पेकुलेशन था भी कोवैक्सीन ये इंडियन वो है तो कितना प्रोटेक्टिव है, लेकिन मैंने जैसे देखा, इवन जिसने कोवैक्सीन भी लिया है, जिसने कोविशील्ड भी लिया है, लगभग इक्विवेलेंट इफेक्ट्स में है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि पेशेंट में सिम्टम्स में कोई वेरिएशन नहीं है। अगर आपने वैक्सीन लिया है या हाँ, अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है, तब तो आप प्रोन हो जाते हैं सिम्टम्स के ज़्यादा होने के लिए। अगर आपने वैक्सीन लिया है, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे वो कोविशील्ड हो, लगभग इक्विवेलेंट प्रोटेक्शन हम लोगों ने देखी है। और ओवरऑल पेशेंट के अगर एक्सपीरियंस में देखूं, तो दोनों का ही लगभग सही है। क्योंकि अभी हम लोग कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो पहले सुनते हुए कोवैक्सीन की कम है, कोविशील्ड की ज़्यादा है। तो कोवैक्सीन के तो मैंने अभी तक कॉम्प्लिकेशन ना कोविशील्ड के देखे ऐसे कुछ, ना कोवैक्सीन के देखे। तो इसलिए वैक्सीन अभी भी मेरे हिसाब से सेफ़ है। जो हम लोग न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ते हैं वो एक अलग एक क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन अदरवाइज मैं अपने एक्सपीरियंस पे देख सकता हूँ, तो वैक्सीन्स हैज़ बीन वेरी सेफ and very effective. In fact, I was about to question, there is much speculation about Covishield being linked to heart diseases and heart attacks. And also मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने भी ये देखा कि जिन्होंने कोविशील्ड लगवाया ना, उनका लिपिड प्रोफाइल तो अच्छा खासा डीरेंज हुआ, नॉट माइनरली बट काफ़ी ग्रेट चेंज आया। वेराज कोवैक्सीन वाले केसेस में ऐसा नहीं था। तो वो लिपिड प्रोफाइल क्यों बढ़ जा रहा है कोविशील्ड लगाने से? अगर मैं देखूं, दो चीज़ें हैं। सबसे पहला जो इसमें मैं 3 चीज़ें आपके एड्रेस करना चाहूँगा इस क्वेश्चन में। क्योंकि सबसे पहले तो ये कि कोविशील्ड से जो आपने बताया हार्ट रिस्क कितना बढ़ता है क्या नहीं बढ़ता है, लिपिड प्रोफाइल, हार्ट रिस्क एंड ये सब। तो अगर मैं देखूं, हम लोग किसी भी चीज़ में रिस्क और बेनिफिट रेशियो देखते हैं कि रिस्क कितना है और बेनिफिट कितना है। अगर मैं देखूं तो अभी भी कोविशील्ड वैक्सीन की भी अगर बात करें, तो बेनिफिट आउटवेज द रिस्क। हाउ? क्योंकि बेनिफिट में हम लोगों का सबसे पहला चीज़ है कोविड का सीवियरिटी प्रिवेंशन। हमने डेल्टा वेव में देखा कि पूरा त्राहिमाम हो गया था, मतलब पूरा हॉस्पिटल भर गए थे, और ऑक्सीजन की सप्लाई और ये सब। नेक्स्ट वेव में ओमाइक्रॉन में यही चीज़ हमने देखा कि बिल्कुल ना के बराबर हुआ, बहुत कम हो गया। और अब तो जाके सुनने में आता है कोई पूरे देश में 5 से 7 डेथ हुई हैं, जो अगर हम लोग देखें पहले जहाँ हज़ारों में लाखों में होती थी। क्या चीज़ परिवर्तन हुआ है इस बीच में? वो सिर्फ एक वैक्सीनेशन है। कोविड का स्ट्रेन तो अपने आप को बदलता जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन का प्रोटेक्शन वैल्यू अभी भी बहुत अच्छा है, जिसने हमें प्रोटेक्टेड रखा है। और दूसरा चीज़, अब रिस्क की बात करें, चलो हमने सोचा कि हार्ट रिस्क बढ़ जाता है, या कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई थी। अगर कोविड की वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक आ रहे होते तो पूरा हॉस्पिटल भर जाने थे हार्ट अटैक के पेशेंट से। क्यों? क्योंकि मासेस में लगा है। अगर मैं सोचूं कि 1% रिस्क भी है या 2% रिस्क भी है, अगर हम लोग यहाँ पे 100 करोड़ हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, 100 करोड़ 130 करोड़ में अगर 2% रिस्क भी हो, तो वो नंबर जाएगा अराउंड 2-3 करोड़। क्या इतने हार्ट अटैक हुए हैं? 2-3 करोड़ हार्ट अटैक मतलब है कि पूरा आपका हर सिटी में आपको कम से कम नहीं तो हज़ारों में
संख्या में इतने हार्ट अटैक की इमरजेंसी भरी हुई है, मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना एपिडेमिक फॉर्म में हार्ट अटैक देखा। तो इसलिए हार्ट रिस्क, मुझे लगता है जो चीज़ आपका लिपिड प्रोफाइल वाला पॉइंट है वो भी कितना लिंक है, ये तो एक रिसर्च का मुद्दा हो जाता है। बट कहीं ना कहीं लोगों का लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। 3 महीने के अंदर ही आफ्टर वैक्सीनेशन। सी इसमें 2-3 कंपाउंडिंग फैक्टर्स भी हैं। ज़्यादातर लोगों का इस समय वर्क फ्रॉम होम था, अगर मैं देखूं जो हमारा लास्ट 1 to 2 ईयर, और कोविड के बाद से काफ़ी वर्क फ्रॉम होम भी अडॉप्ट हुए हैं। वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हुई है। जो ऑनलाइन फूड एप्लीकेशंस हैं वो उसका उपयोग बढ़ गया। आज की डेट में हम लोग हफ्ते में कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार ही बाहर का खाना आ जाता है। तेल घी का उपयोग बढ़ा है, रोटी पे भी घी, क्योंकि घी हमारा ऐसा हो गया था कि इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, तो घी का उपयोग भी बढ़ा। तो बहुत सारे कंपाउंडिंग फैक्टर्स हैं। तो खाली कोविड वैक्सीन से मैं बोल दूं कि लिपिड प्रोफाइल बढ़ रहा है, मैं इतने सब हम पेशेंट देखते हैं तो मार्जिनली ही मैं कहूँगा, ऐसा कुछ बहुत सिग्निफिकेंटली मैं बोलूँ कि एकदम स्टैटिस्टिकली बहुत डिफरेंस आ गया हर एक पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल। मुझे लगता है इसमें वो पेशेंट, हाँ ये एक चीज़ हो सकती है, कोविशील्ड प्लस बैड लाइफस्टाइल can cause a more augmented lipid profile than a patient who is having a good lifestyle with a Covishield। तो अभी भी जो कॉर्नर स्टोन मेरा रहेगा उसमें, क्योंकि कोविशील्ड वाज अ वैक्सीन वाज अ नेसेसिटी, स्टिल अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना वुड बी द फर्स्ट प्रेफरेंस। चाहे आपकी कोविशील्ड लगी चाहे कोवैक्सीन लगी, आप लाइफस्टाइल को कंट्रोल करें तो कंट्रोल, ब्रेक तो वही रहेगा। चाहे इंजन में आप कितना रेस दे दो, ब्रेक तो वही रहेगा। तो ब्रेक आपका नहीं बदलेगा। तो ब्रेक आपका क्या है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो हर लाइफ इस टाइप की चीज़ों के लिए, चाहे वो लिपिड प्रोफाइल हो, चाहे वो आपका HbA1c हो जिसमें शुगर का, चाहे इनफैक्ट जो भी हम लोग देखते हैं इवन HSCRP, एपोलाइपोप्रोटीन्स, वो सब आपका लाइफस्टाइल चेंजेस से ही चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी, चाहे आपने कोविशील्ड लिया कोवैक्सीन लिया। सर एक चीज़ होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम वैक्सीन से लेते हैं, प्लस जिन्होंने नहीं भी ली हर्ड इम्यूनिटी जो हमें नेचुरली किसी कोविड पेशेंट के संपर्क में आने से आ गई होगी। तो इस आंकड़े को देखते हुए हम बच्चों के वैक्सीनेशन का कितना रेलेवेंस है या रह जाता है, क्योंकि जिन एडल्ट्स को हुए वहाँ बच्चे भी थे उन घरों में, तो वो संपर्क में तो आए वायरस के, तो अब उनको क्या ज़रूरत है? मेरे को लगता है कि अगर हम लोग हर्ड इम्यूनिटी पे ही चलें अभी भी आज की डेट में देखें, क्योंकि अगर हम लोग सीधा सिंपल ICM और रिसर्च गाइडलाइंस के हिसाब से ही चलते हैं और एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर ऐसा खाली हर्ड इम्यूनिटी डिपेंडेंस होती तो शायद गवर्नमेंट ही बोलते अगर आपको कोविड हुआ है तो आप वैक्सीन मत लें, कोविड जिसको नहीं हुआ खाली उसको वैक्सीन लगेगा। तो वी आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन हर्ड इम्यूनिटी बिकॉज वॉट वी आर डीलिंग विद अ स्मार्ट वायरस। कोविड वायरस इज़ अ वेरी स्मार्ट वायरस। जैसे हमारे स्मार्टफोन होते हैं AI बेस्ड होते हैं, ऐसे ही आप समझ लीजिए ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस यस, तो इट्स अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला वायरस है जिससे आपको निपटने, क्योंकि वो क्या रूप बदल के आएगा, आपकी इम्यूनिटी उसको पहचान पाए, हमला करे नहीं करे। तो इसलिए कई बार हमारी जो इम्यूनिटी जो डेवलप होती है जो कोविड नॉर्मल कोविड से, वो कई बार शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और वो उस कंपोनेंट के अगेंस्ट हो सकती है। क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कैसे करती है, इम्यूनिटी आइडेंटिफाई करती है एक पार्ट ऑफ वायरस को और उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बनाती है। अब अगर आपकी एंटीबॉडी उस पार्ट ऑफ वायरस के प्रति एक्टिवेट हो गई जो कि बेसिकली चेंज हो रहा है, तो आपकी इम्यूनिटी नेक्स्ट वायरल इन्फेक्शन में आपको नहीं बचा पाएगी। जैसे हम लोग फ्लू के केसेस में देखते हैं, फ्लू में भी हम लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ता है और ईयरली वैक्सीनेट करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि वो जो हार्ड इम्यूनिटी उसकी जो होती है वो इनफेक्टिव होती है, क्योंकि वो कुछ टाइम बाद वो उसका इफेक्ट चला जाएगा। वायरस ने अपने अंदर ऐसे चेंज कर लिया कि जो इम्यूनिटी जिससे पहचानती थी उसको, उसने एक ओटी बदल लिया वो। तो ऐसे ही हम लोग कोविड के साथ में हम लोग देखते हैं ना, जितने भी हमारे वेरिएंट्स हैं, ओमाइक्रॉन, डेल्टा, अल्फा, जितने भी आए अभी जो जे एंड डॉट, सारे ये वेरिएशन यही है कि इसने अपने कंपोनेंट में चेंज कर लिया। तो वी नीड अ रिलायबल इम्यूनिटी पोर्शन। तो हम लोग जानबूझ के ऐसा पोर्शन भेजते हैं जो हमारी वैक्सीन का है कि वो एक इम्यूनिटी स्टेटस उस पर बनाए थे जो कि चेंज नहीं हो रहा है उस कंपोनेंट में। तो वो बेसिकली हमारा एक लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देता है। और उसके भी हम लोग को 3 जो हमारे वैक्सीनेशन डोजेज हैं, तो उससे हम लोग एक थोड़ा अभी भी देख रहे हैं हम लोग लास्ट 3 ईयर्स में अगर हम लोग देखें तो जो फैटिलिटीज़ हैं, जो सीवियरिटी है, वो ऐसा नहीं कि कोविड इन्फेक्शन होना बंद हो गया है। आपने देखा कई पेशेंट हर सीज़न में, हर जब भी वेव आती है तब कोविड पकड़ रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट सीवियरिटी पे नहीं जा रहा है वो। तो मुझे इन्फेक्शन से चिंता नहीं है, कोविड इन्फेक्शन होगा, वायरल इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन होता रहे, बट सीवियरिटी पे ना जाए, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ना आए, निमोनिया पे ना जाए, पेशेंट को स्टेरॉइड्स ना लेने पड़े, हाई एंड ट्रीटमेंट ना लेने पड़े,
तब हम लोग कहेंगे कि हाँ ये एक नॉर्मल वायरल के इन्फेक्शन की तरह बेसिकली ये चीज़ ठीक है। और आपको एक और बात बताऊंगा, मुझे आज की डेट में फ्लू वायरस से ज़्यादा डर लगता है कोविड के मुकाबले। हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, फ्लू का वायरस भी आज की डेट में अगर हम लोग देखें, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इतने सारे जो फ्लू के वायरस चल रहे हैं, दी ज़्यादा प्रिवेंटेबल, इसका वैक्सीन से बहुत अच्छे से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो फ्लू के जो वायरस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। ARDS जिसको हम लोग बोलते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, की दोनों लंग्स में निमोनिया हो गया, ऑक्सीजन गिर गया, पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना पड़ा, तो वहाँ पे पेशेंट को काफ़ी परेशानी होती है। खासतौर से जो डायबिटीज़ हैं, बच्चों को भी बेसिकली इफेक्ट करता है स्वाइन फ्लू। तो ये थोड़ा सा मेरे को ये फ्लू जो है, इनफैक्ट अगर कोई पेशेंट फ्लू वायरस का होता है और कोविड का इन्फेक्शन का दोनों साइमल्टेनियसली आ जाए, तो मैं शायद कोविड वाले को कोई ट्रीटमेंट ना दूं, सिर्फ एक पैरास्टामोल और ये देके उसको मैं सेटल रखूं। बट एक फ्लू वायरस को मेरे को मॉनिटर भी करना पड़ेगा, मॉनिटर दोनों को करना पड़ेगा, बट उसको हो सकता है मेरे को एंटीवायरल भी देना, क्योंकि एक तो एंटीवायरल उसका उपलब्ध है जो फ्लू वायरस होता है। बट येस, वो पेशेंट थोड़े से मेरे को थोड़े ट्रिकी लगते हैं जो ये फ्लू वायरस वाले होते हैं, क्योंकि हम लोग अभी भी देखते हैं, अगर आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल के ICU में जाएंगे, आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे आप देखेंगे एट अ टाइम आपको 1 या 2 पेशेंट फ्लू वायरस के निमोनिया के जरूर मिल जाएंगे। कोविड का नहीं मिलेगा, फ्लू का जरूर मिल जाएगा आपको। Okay. तो सर आप हमेशा फ्लू के और ये कोविड के और इन्फ्लुएंजा के पेशेंट्स देखते रहते हो, तो क्या आप हर साल वैक्सीनेट कराते हाँ हैं? हाँ, मैं, क्योंकि हम लोग का तो बहुत क्लोज कांटेक्ट रहता है, तो कोविड वैक्सीन का तो हमारा 3 जो वैक्सीनेशन लगा है दैट इज़ सफिशिएंट, वो अभी तक चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्लू वैक्सीन आई यूज टू गेट ईयरली। फ्लू वैक्सीन इज़ अ वेरी इफेक्टिव वैक्सीनेशन। अब वैक्सीन का एक्चुअली जब से कोविशील्ड का और ये सब हुआ तो हवा थोड़ा सा बन गया है, अरे वैक्सीन से तो ये हो जाता है वो हो जाता है। बट मैं एक चीज़ आपको माध्यम से बताना चाहूँगा, फ्लू वैक्सीन इज़ अ सेफेस्ट वैक्सीन। ये जो 2 साल के बच्चे होते हैं, 3 साल के बच्चे होते हैं, उनके लगती है वैक्सीन ये। तो आप बच्चों को जो चीज़ दे रहे हैं, अभी कोविड वैक्सीन फिर भी हमने बच्चों को नहीं दिया, लेकिन फ्लू वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, ये सारी वैक्सीन बच्चों को हम लोग बिना सोचे समझे हम लोग लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे आर रेगुलेटेड, दे आर प्रूव्ड, दे आर रिसर्च्ड, वेल रिसर्च, के बिल्कुल सेफ हैं। इसलिए जो चीज़ बच्चों में लगा रहे हैं तो वो चीज़ बड़ों में भी अब इम्प्लीमेंट होने लगी है। तो फ्लू वैक्सीन इज़ वेरी सेफ। ओनली कॉन्ट्राइंडिकेशन या जहाँ पे हम लोग अवॉइड करते हैं इज़ अ एग एलर्जी, या फिर कोई बहुत सीवियर रिएक्शन की हिस्ट्री रही हो फ्लू वैक्सीन की, जो कि अगर मैं देखूं लाखों में किसी एक पेशेंट को कभी कभी हम लोग को देखने को मिलता है। अन्यथा मैं कहूँगा कि इट इज़ वेरी सेफ एंड आई डू गेट इट पर्सनली ईयरली। एंड मैं ईयरली लेता हूँ, बल्कि अपने पेरेंट्स को भी, अपने घर में भी सबको लगा के रखता हूँ कि आप ये वैक्सीन लें, क्योंकि इट्स अ वेरी इजीली प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन। एज आई सेड यू, आप जाएंगे कभी भी ICU में, आपको 1-2 फ्लू के केसेस, निमोनिया ऑन वेंटिलेटर मिल जाएंगे। तो इसलिए आप अगर उस एज ग्रुप में हैं जहाँ पे 65 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के ऊपर है, या फिर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के अलावा स्टेरॉइड्स, कैंसर, या किसी भी क्षण में आपको इम्यूनिटी, आपकी लोअर साइड में आपको रिकरेंट इन्फेक्शन रहता है, हर सीज़न में फ्लू होता है, तो आप ज़रूर फ्लू की वैक्सीन लगाएं। बिल्कुल सेफ़ है और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। सर आपने जब कोविड के सिम्टम्स बता रहे थे, आपने कहा ये डायरिया की तरह से भी आया बीच में, सो तब क्या टेस्ट करा? RT-PCR में तो आएगा नहीं डायरिया? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें ही हैं बेसिकली, क्योंकि ये तरह तरह के सिम्टम्स से आ रहा है अभी। बहुत अच्छा आपने टॉपिक छेड़ा डायरिया का, क्योंकि मेरे पास एक पेशेंट आए पीछे कि उनको कुछ गले में कुछ वो रहा, तो उन्होंने वो खा लिया, सिंपल एजिथ्रोमाइसिन, है ना, जो हमारी सिंपल एंटीबायोटिक है। मैं ये खुद से, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पेशेंट भी कैसे अपना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और एंटीबायोटिक और उन सब का क्या रोल है। खास तौर से डायरिया से सवाल जुड़ा हुआ है इसलिए। तो गला ख़राब हुआ, एजिथ्रोमाइसिन खा लिया। एजिथ्रोमाइसिन से कुछ ठीक नहीं लगा, 1-2 दिन हो गए, आराम नहीं हुआ, तो उन्होंने अमॉक्सक्लैव, ऑगमेंटिन या जो से होता है वो खा लिया। उसके बाद उनको डायरिया हो गया। अब डायरिया हो गया तो उन्होंने ओफ्लॉक्स OZ खा लिया, और मेरे पास में आए कि हालत ख़राब है, जो सिम्टम्स थे वो वही चल रहे हैं, चौथा दिन है, 3 एंटीबायोटिक बदल चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो मैंने उसको, आप सारी दवाइयाँ बंद कर दो, आप ठीक हो जाओगे। एंड यही हुआ, सारी दवाई बंद करी। वायरल में एक तो कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता है,
और दूसरी चीज़, कई बार हम लोग सिम्टम्स जो होते हैं हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कोई भी सिम्टम्स का ओरिजिन क्या है। अगर आपको लगता है कि अब खाली अगर मैं डायरिया कोविड की बात करूँ तो वो डायरिया की वजह से खाली अकेला नहीं आएगा, उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साइंस भी होंगे, क्योंकि पोर्टल ऑफ एंट्री वहीं से लिया है। तो कई बार ऐसा होता है कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ में अगर डायरिया की हिस्ट्री है विदाउट एनी एंटीबायोटिक यूजेज, विदाउट एनी जो आपका सिंपल कोई भी दवाई आपने इस टाइप की खाई जिससे डायरिया हो, तब हम लोग ज़रूर सोच सकते हैं कि हाँ कि इसमें कोविड का टेस्ट करना है। बट उस समय हम लोगों ने पैटर्न देखा था जी, लास्ट ओमाइक्रॉन वाली वेव में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जब कोविड टेस्ट करे थे उन पे पेशेंट में डायरिया के सिम्टम्स भी थे, क्योंकि हमें उनको प्रोबायोटिक या ये सब देना पड़ा था, और अल्टीमेटली उसमें कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। तो इसलिए अगर डायरिया भी होता है तो सेल्फ लिमिटिंग होता है, हमने कोई ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग डायरिया या जिसको हम लोग पेचिश बोलते हैं इस टाइप के सिम्टम्स नहीं देखे, वो सेल्फ लिमिटिंग डायरिया था जो बेसिकली ठीक हो गया। ह्यूमन बॉडी में ना बड़ा अलग सा बिहेव करती है। हम लोग मैथमेटिक्स में तो a+b=c लगाते हैं, बट ह्यूमन बॉडी में एवरी ऑर्गन इज कनेक्टेड। कौन से ऑर्गन का कहाँ मैनिफेस्टेशन किस तरह से होगा, यू नेवर नो। सो इसलिए अपने सिम्टम्स को समझ के हम लोग अगर सेल्फ ट्रीट करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है प्रॉब्लम ए की हो, आप बी को ठीक कर रहे हैं और सी के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग हमेशा सेल्फ ट्रीटमेंट को अवॉइड करते हैं। अगर कोई भी इस टाइप की कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स है जो थोड़े अनयूजुअल्स हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें और ख़ुद से एंटीबायोटिक ना लें। कई बार मैं वही बोल रहा हूँ आपको, क्यों मैंने एग्जांपल दिया कि कुछ ऐसे भी डायरिया केसेस थे जहाँ पे पेशेंट ने एंटीबायोटिक लिया था खुद से और एंटीबायोटिक इंड्यूस डायरिया था वो। तो कई बार ये सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें लगता है उस बीमारी की वजह से, लेकिन ये कुछ अलग ही चीज़ होती है, एंटीबायोटिक रिलेटेड होता है, आपने बाहर का कुछ खाया हुआ है, कुछ ऐसा कुछ हिस्ट्री है। तो इसलिए जैसे हम लोग, आप भी जैसे आप हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अगर बाहर का तो नहीं खाया, आपका एक्सपोजर कैसा, आप इंटरनेशनल ट्रैवल से आ रहे हैं, आपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साइन है, प्लस साथ साथ में डायरिया साइंस भी है, हो सकता है मैं आपका कोविड टेस्ट कराऊं क्योंकि आपका एक्सपोजर रहा है। बट अगर आप यहीं दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आपने खाना खाया बाहर से और सबको सिर्फ डायरिया के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो हो सकता है मैं आपको कोविड टेस्ट नहीं कराऊं, मैं आपके डायरिया में नॉर्मल ट्रीटमेंट करूँगा। सो डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स व्हाट यू आर सीइंग। आई थिंक पेशेंट टुडे डज नॉट हैव द पेशेंस टू वेट कि 2 दिन में रुक जाऊं सिम्टम रिजॉल्व होने को। दे वांट टू गो गेट बैक टू वर्क, या 1 दिन की भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं है। सो ऐसी दस्त में नॉर्मली हम कहते हैं ना 3 दिन तक तो एंटीबायोटिक देना ही नहीं है, बट पीपल आर टेकिंग। तो हाउ डू यू काउंसल सच पेशेंट्स? इम्पॉर्टेंट है क्या पेशेंस। प्रॉब्लम क्या होता है कि आज की डेट में सबका वर्क शेड्यूल इतना टाइट है कि सबको लगता है मेरे को कल तो ऑफिस जाना है, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, या मेरा इतना बड़ा ट्रैवल प्लान है, मेरे को आप ना एंटीबायोटिक दे दो, मेरे को जल्दी ठीक होना है। एंटीबायोटिक से जल्दी ठीक होने का कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं, लेकिन एक चीज़ का प्रॉब्लम है हमारी इम्यूनिटी है। आपकी एक कंट्री होती है, उसमें एक आर्मी की तरह है, एक तरह से जैसे आर्मी दुश्मन से लड़ने के लिए होती है, ऐसी हमारी इम्यूनिटी दुश्मनों से या वायरस से, बैक्टीरिया से, जो जर्म्स है उससे लड़ने के लिए है। अब आपने अगर इम्यूनिटी को ड्रिल ही नहीं होने दिया, अगर आपकी वॉर प्रैक्टिस नहीं होगी आर्मी की, तो वो आर्मी वॉर में लड़ ही नहीं पाएगी। सेम यही हो रहा है, आपको एक दिन का डायरिया हुआ या एक दिन के कुछ सिम्टम्स हैं, आपने खट से एंटीबायोटिक खा लिया। अब इम्यूनिटी को तो पता है कि चलो ठीक है आपने एंटीबायोटिक खा लिया, लेट द एंटीबायोटिक वर्क, तो इम्यून रिस्पॉन्स भी उतना वो नहीं होगा जितना एक रहना चाहिए। और एक और चीज़ होगी कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको वो चीज़ होगा तो बॉडी एक तो एंटीबायोटिक का वेट ही करती है कि चलो एंटीबायोटिक तो आएगी, दूसरा चीज़ कि वो बिना एंटीबायोटिक के फिर अगली बार तो ठीक भी नहीं होगा। तो हमेशा पहले 2 दिन तो किसी भी इलनेस में, अगर आपकी चोट भी लगेगी तो पहले 2 दिन तो पेन करेगा ही वो। तो पहले 2 दिन बॉडी जो फीवर करती है, आपको जो सिम्टम्स पैदा करती है, वो आपको रेस्ट कराने के लिए करती है, और बॉडी खुद से भी फाइट कर रही होती है। तो डोंट ब्लंट योर रिस्पॉन्सेज कि अपने आप से अपने सेल्फ ट्रीट कर लिया, एंटीबायोटिक लिख दिया। मैं तो इतना भी बोलूँगा, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं पहले 2 दिन के, आपकी रिस्क फैक्टर्स नहीं है, एज ग्रुप ठीक है, माइल्ड सिम्टम्स हैं, आप डॉक्टर जा रहे हैं, इवन डॉक्टर भी अगर आपको एंटीबायोटिक लिखता है, ऑलवेज डू आस्क कि डॉक्टर डू आई नीड एंटीबायोटिक, मतलब आप एंटीबायोटिक लिखें, क्या मेरे को एंटीबायोटिक लेना चाहिए। आपको मैं बता रहा हूँ 99% ऑफ टाइम डॉक्टर से ठीक है फिर हम लोग 2 दिन वेट कर लेते हैं, मैं आपको लिख रहा हूँ 2 दिन वेट करते हैं, 2 दिन बाद ठीक नहीं होता तो आप ले लेना। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 डेज। सारे डॉक्टर ऐसे नहीं करते, कुछ तो ऐसे ही हो करके चश्मे में से खुलते हैं। नहीं सी, अभी आज की डेट में अच्छी बात क्या है, मैं तो इनफैक्ट ये कहूँगा जितना कम्युनिकेशन अगर आपके डॉक्टर से आप अपना मेंटेन रखेंगे, जितना अच्छे से आप कम्युनिकेट करेंगे, डॉक्टर डू रिस्पॉन्स इन अ दैट वे, बिकॉज आज की डेट में सब गूगल का ज़माना है। सिंपल सी बात है, मैं इनफैक्ट
अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अगर मैंने कोई डायग्नोसिस दिया तो डू रीड अबाउट इट इन अ गूगल, नॉट टू बी इन अ स्केयर्ड वे बट टू अंडरस्टैंड, बल्कि मैं उनको खुद से सिलेक्ट करके आर्टिकल भी भेजता हूँ कि आप इसको पढ़ो, इसमें देखो कि क्या क्या है। अभी प्रॉब्लम क्या, अगर वो खुद से सर्च करके कुछ कुछ चीज़ें सर्च करेंगे, अब इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है गूगल सर्च के ऊपर में, कि अभी आज की डेट में गूगल पे मैं सर्च करूँगा कि मेरे को खांसी है, फीवर है, सिम्टम्स हैं, तो जैसे हमारे फेसबुक में या इंस्टाग्राम में होता है ट्रेंडिंग, तो वो उससे रिलेट करेगा। जैसे कोविड का टाइम चला तो ये कोविड के सिम्टम हो सकते हैं ये, लेकिन नॉर्मली अगर मैंने इसमें सिम्टम डाला कि मेरे को अपने स्प्यूटम में अपने उसमें ब्लड दिखता है या कुछ ऐसा कुछ दिखता है, या फिर मेरे चेस्ट में पेन होता है लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, तो आपके पास सीधा एक फैक्टर आएगा उसमें कि ये हार्ट अटैक हो सकता है या ये लंग कैंसर हो सकता है या कुछ हो सकता है, क्योंकि गूगल वर्क्स ऑन डेटाबेस। गूगल के अंदर में जितनी बीमारियों का है, अब आप सिंपल सी बात है, मैं गले में छिलने की वजह से भी खून आ सकता है, कैंसर की वजह से भी आ सकता है। अब रिसर्च किस पे होगी, कैंसर पे होगी कि गले में छिलन की वजह से खून आने पे होगी? कैंसर पे होगी। तो गूगल में क्या मिलेगा आपको, डेटाबेस किस पे होगा, वो कैंसर पे होगा। तो द मोमेंट यू आर टाइपिंग सम सिम्टम, एनी सिम्टम इन योर, तो इट विल ऑलवेज रिलेट टू डिजीज विच इज रिसर्च, एंड रिसर्च डिजीज इज ऑलवेज सीरियस डिजीज। पेशेंट पैनिक में आ जाएगा, पेशेंट फिर दुनिया जब वहाँ के टेस्ट कराएगा। सीटी स्कैन तो ऐसे हो गया था बीच में कोविड टाइम में, जब हमने देखा फोटोस्टेट मशीन जैसे होता है, लोग घुस घुस के सीटी स्कैन करा करा के, इनफैक्ट लोग लड़ते थे कि आप सीटी स्कैन नहीं लिख रहे हो, क्यों नहीं लिख रहे हो, ये है वो है। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा एनी इन्वेस्टिगेशन कैरीज इट्स ओन रिस्क, उसके ऐसा नहीं अपने मेरिट और डीमेरिट हर चीज़ के होते हैं। तो डोंट बी पैनिक, कोई भी सिम्टम है अपने डॉक्टर से आप संपर्क करिए। खुद से गूगल करके सेल्फ ट्रीट करना, चैट जीपीटी करना, वो ठीक नहीं है। हाँ, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कोई डॉक्टर कई बार ओपन होते हैं, शेयर करते हैं चीज़ें कि हाँ ये आप आर्टिकल पढ़ो, इसमें ये चीज़ है, तो उससे भी पेशेंट को अंडरस्टैंडिंग मिलती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इनफैक्ट हमारी इंडियन वेबसाइट्स भी, जो हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट है, ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं। इवन अगर हम लोग देखते हैं जो हमारी अमेरिकन जो वो हैं, जैसे चेस्ट करके हमारा अमेरिकन उसमें चलता है, काउंसिल ऑफ चेस्ट फिजिशियन, NEJM, या ये सब बहुत अच्छे रेप्यूटेड आर्टिकल्स बेसिकली उसमें आते हैं। तो अगर उसमें अगर हम लोग देखें, एक सेक्शन में भी होता है जहाँ पब्लिक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे होता है, तो पब्लिक अवेयरनेस रिलेटेड आप चीज़ें देखें। इवन आप यूट्यूब भी कर रहे हैं तो आप उसमें देखिए कि हाँ ये डॉक्टर क्या ही हम लोग वर्ड्स सुन रहे हैं, ये ट्रेंड प्रोफेशनल उस चीज़ से स्पेशलिस्ट है। अब सिंपल सी बात है, मैं लंग स्पेशलिस्ट, अब मैं अगर आपको आगे आके मैं ब्रेन क्लॉटिंग के बारे में बताऊँ, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन द ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज। The person would be neurologist. So the right person is guiding you. You're taking guidance from the right person at the right time and knowing about the right disease. कई बार डिजीज़ कुछ होती है, सर्च कुछ और करके आप कुछ और पैनिक वैल्यू, तो इंटरनेट का हमेशा पैनिक वैल्यू रहा है, बट अगर आप उसको जुडिशियसली यूज़ करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करके यूज़ करें तो ठीक है। तो आपका जो सवाल था कि भाई कई डॉक्टर तो उसमें वो करेंगे, भाई आपने मुझसे क्वेश्चन करे कि एंटीबायोटिक लेना है नहीं लेना है, तो डॉक्टर ज़रूर अपने काउंटर ज़रूर करेगा। अगर डॉक्टर ने बोला नहीं मेरे को लगता है आपको एंटीबायोटिक लेना है, आपको ये सिम्टम्स हैं और ये इसमें इंडिकेशन है, मैं सोच समझ के लिखा, तो आप लीजिए। बट अगर कहीं ना कहीं मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप ज़रूर पूछ सकते हैं। 90% तो 70-80% तो डॉक्टर बोलेंगे कि हाँ मुझे लगता है कि ठीक है। अगर आप वैसे ही ट्राई कर सकते हो 1-2 दिन, रेस्ट करो, अच्छे से फ्लूइड लो। 3 दिन के बाद ही जाओ डॉक्टर के पास? नहीं, इसमें डिपेंड करता है। अगर आप यंग हैं, वही मैं कहा, अगर आप यंग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो आप अपना एक नॉर्मल सेल्फ ट्रीटमेंट तो कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं, एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। उसमें भी मैं बोलूँगा कई बार लोग, अभी प्रॉब्लम क्या है, कोविड के बाद से भी हमने देखा कि लोगों का ना दवाइयों का पूरा सेक्शन बन गया घर में। ये नेबुलाइज़र है, ये स्टीमर है, ये है, ये है, ये ठीक है। थोड़ी खांसी आई, सीधा नेबुलाइजेशन लगाया बच्चों में। ज़रूरत है नहीं है, तो कई बार ओवर ट्रीटमेंट घर में भी खुद हो जाता है। इट्स ऑलवेज डॉक्टर से कंसल्ट करना हमेशा इसलिए बेटर रहता है क्योंकि आपने स्टार्टिंग में कंजर्वेटिवली मैनेज कर दिया, तो सिम्टम्स आपके कम से कम उतने पीक पे नहीं जाएंगे। तो आपका जो एंटीबायोटिक लेने का एक या फिर उसकी सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स पहुंचने का रिस्क भी कम हो जाता है। एंड डॉक्टर इज ऑलवेज देयर टू मॉनिटर योर डिजीज़। तो हमेशा हमने जो देखा है, जो डॉक्टर अर्लियर कंसल्ट करते हैं उनका हमेशा आउटकम थोड़ा बेटर होता है। मैं ही नहीं बोलूँगा आप 3 दिन या 4 दिन बाद आपको सिम्टम्स हैं, आप देखिए, एक दिन देखिए, अगर ठीक नहीं हो तो नेक्स्ट डे आप डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करिए कि अपने आप से हम लोग कुछ भी कर लें, वो चीज़ें ठीक नहीं है। बेसिकली दैट कैरीज मोर हार्म देन बेनिफिट। अभी हम एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे थे, जहाँ में आपने बताया कि अपने आप सेल्फ मेडिकेट कर लिया। एक दूसरा चैलेंज और आता है एंटीबायोटिक के बाद, दस्त है, एंटीबायोटिक लिया, तीसरी गोली तक तो लूज मोशन ठीक है, तो अभी कोर्स नहीं कंप्लीट करना है, या
खांसी है, एजिथ्रोमाइसिन लिया, अभी 1.5 दिन में तो काफ़ी आराम आ गया, सो दे विल नॉट कंप्लीट द कोर्स। एंड उनको लगता है कि डॉक्टर भी 5 दिन तो बेकार में ही खिला रहे हैं। सो व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? एक कहावत है, अधमरा शेर ज़्यादा खतरनाक होता है। आपने उसको एक तरह से आपने हाफ डोज या आपने हाफ ड्यूरेशन एंटीबायोटिक लिया, मान लिया 500 mg का डोज है, आपने 250 mg दिया पेशेंट को, उसका जो एक 5 डेज़ की जगह 2 डेज़ का दिया, तो आपने तो उसकी प्रैक्टिस करा दी बैक्टीरिया की। अब जो भी अब ह्यूमन तो एक हम हो गए, इवन बैक्टीरिया वायरसेस दे आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। भगवान ने उनको ताकत दी है अपने आप को डिफेंस की, अपने आप को बचाने की, इसलिए वो भी अपने अंदर चेंजेस ऐसे कर लेते हैं कि वो एंटीबायोटिक से कैसे रेजिस्टेंस हो पाए। तो कई बार हमने देखा है कि पेशेंट मान लीजिए 2 दिन का एंटीबायोटिक खाया तो 2 दिन में ठीक हुए, 2 दिन बाद छोड़ दिया, चौथे 5वें दिन के बाद जाके फिर सिम्टम्स वापस रिबिल्ड होने लगे। हो सकता है तब भी वो जो आपने पीछे एंटीबायोटिक खाई वो काम ही ना करे, हमें फिर बदल के देनी पड़ती है उनको एंटीबायोटिक। सो इसलिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज़ अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग that is occurring these days, and one of the prime reason is first inadequate duration and inadequate dose, and third thing is overuse of antibiotic also. अब आपने सुना होगा इंडिया का हमारा नाम थोड़ा इनफेमसली फेमस है कि सुपर बग, एमडीआर, ये जो ऑर्गेनिज्म, इवन एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस के अलावा सुपर बग अगर हम देखते हैं, सुपर बग क्लेप्सेला, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस क्लेप्सेला, और ये सब बहुत सारे सुनने में आते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीवेज का भी। अब मैं बताऊंगा कैसे। आपने एंटीबायोटिक खाया, आपके पी और पू में वो बेसिकली जाके सीवरेज में गया, एंटीबायोटिक का कंपोनेंट भी गया, वहाँ पे एक बैक्टीरिया ऑलरेडी रहता है, उसकी छोटी छोटी डोज में प्रैक्टिस होती रही कि अच्छा ये एंटीबायोटिक है, माउथ क्लास से मुझे लड़ना सीखना है, ये आता है, ये मेरे यहाँ पे हिट करता है तो मैं यहाँ पे अपना एक गार्ड लगाऊंगा, यहाँ गार्ड लगाऊंगा, सम जस्ट एन एनालॉगी। तो इस तरह से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं, जहाँ ओवर इंडिया में हमारा थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन बहुत मिल जाता है। लास्ट 20 ईयर्स में इवन फ्रॉम द डॉक्टर्स, इवन फ्रॉम द पेशेंट साइड, एंटीबायोटिक का ओवर यूज़ हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो अनरिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक यूजेज है वहाँ उसकी वजह से भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हम लोग ज़्यादा देख रहे हैं। आईसीयू देखिए भरे हुए हैं आज समय। एक नॉर्मल निमोनिया पेशेंट को हम लोग एडमिट करते हैं, उसको हमें एंटीबायोटिक, हाई ग्रेड एंटीबायोटिक के नीचे रिस्पॉन्स ही नहीं आता है उसका, कितनी बार ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं इसके हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट को भी, पेशेंट को भी, डॉक्टर को भी, सबको आपस में सोचना होगा कि हाँ एंटीबायोटिक इतनी आसानी से नहीं खानी है। जब हमें लगेगा, डॉक्टर को लगेगा, या जब हमें लगेगा जब नेसेसिटी है तब दी जाए, और वो भी अंडर गवर्नमेंट मॉनिटरिंग। एवरी एंटीबायोटिक आई फील शुड बी अंडर द गवर्नमेंट मॉनिटरिंग। जैसे रिस्ट्रिक्टेड ड्रग होता है, सो एवरी एंटीबायोटिक शुड बी नोटिफाइड टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कि ये एंटीबायोटिक दिए, ताकि गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करे कि उस बंदे ने डोज पूरा किया, जैसे वेस्टर्न में होता है, अभी भी होता है। तो मेरे ख्याल से इस तरह से हम लोग, और एक अच्छी बात मैं ये भी बोलूँगा, हम लोग इंडिया में हैं, इंडिया इज़ अ वेरी गुड कंट्री इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर। यहाँ पे खाली एलोपैथी मैं कहूँ कि आप एंटीबायोटिक खाते रहें, आप ये खाते रहें, हमारे पास आयुर्वेदिक के भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, हमारे पास होम्योपैथी के भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो हमारा मेरे को लगता है कॉम्बिनेशन ऑफ हम लोगों को चीज़ें करना चाहिए कि हम एक लॉन्ग टर्म तरीके से हम लोग कैसे मैनेज करें। और मेरे को लगता है हम सभी फील्ड के जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर डॉक्टर्स हैं, सबको कंबाइनली हमें ट्रीट करके किसी तरह से हम लोग इस तरह से जो ओवर यूज़ ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ड्रग्स है उसको हम लोग किस तरह से हम लोग बेटर कर सकते हैं। लाइफस्टाइल जो डॉक्टर्स हैं, जो आयुर्वेदिक, जो हमारे बिल्कुल नेचुरल थेरेपी उस टाइप से, उसकी तरह से हम नेचुरल इम्यूनिटी को बेटर कर सकते हैं। होम्योपैथी से हम कैसे एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ को कैसे ठीक रख सकते हैं। सो अभी हम लोग क्या है, एलोपैथी इज ऑल अबाउट, मेजरली अबाउट द क्राइसिस मैनेजमेंट। सो अगर हम लोग इन कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज़ करके किसी तरीके से अपने आप को ठीक रखें, जहाँ नेसेसिटी है, जहाँ चीज़ें लगता है कि हाँ इसमें तो हम लोगों को बिल्कुल एलोपैथी की तरफ, तो मैंने देखा है इवन हमारे होम्योपैथिक फिजिशियंस भी, आयुर्वेदिक फिजिशियंस भी, दे डू टेल कि नहीं आप इस चीज़ के लिए तो ये करिए, इस चीज़ के लिए मैं करूँगा, उस चीज़ के लिए वो करें। तो इस तरह से हम लोग कुछ ना कुछ एक लॉन्ग टर्म चीज़ें, प्लान ऑफ एक्शन तो डिवाइस करना पड़ेगा, ताकि हम लोगों का जो आगे का हेल्थ, नेक्स्ट जनरेशन हेल्थ जो है, हमारे बच्चे आ रहे हैं, उसकी नई पीढ़ी आ रही है, ऐसे तो हम सारी एंटीबायोटिक, सारी दवाई ख़त्म कर देंगे, अगली जनरेशन को क्या मिलेगा। पहले जो हाल था वही हाल रहेगा।
सर जैसे यूटीआई वगैरह के लिए तो हम वो करते हैं ना कल्चर टेस्ट की कौन सी वाली एंटीबायोटिक इफेक्टिव है, कौन सी के लिए रेजिस्टेंट है। ऐसे ही जैसे ये खांसी जुकाम होता है उसमें भी ऐसा कुछ टेस्टिंग? बिल्कुल उसमें होता है। उसमें हम लोग दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला तो एक पेशेंट जो मेरे पास नॉर्मल चल के आ रहा है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि हाँ मुझे को लगता है हाँ एंटीबायोटिक। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ एंटीबायोटिक हम कैसे डिसाइड करते हैं किसको देना है। अगर किसी पेशेंट को एक प्रोलॉन्ग टाइप के सिम्टम्स है, 3 to 4 डेज से ऊपर के सिम्टम्स हो गए, कफिंग जो स्प्यूटम आ रहा है वो येलो कलर या ग्रीनिश कलर का आ रहा है, फीवरिश रह रहा है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन में हमें एंटीबायोटिक देना होता है। अगर हम लोग देखें जो ज़्यादातर जो हमारे सिचुएशन में हम लोग देखते हैं, तो हम लोग एम्पेरिकली एंटीबायोटिक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक से शुरू करते हैं, ज़्यादातर जो एजिथ्रोमाइसिन वगैरह होता है। बट फिर भी हम लोगों को उसमें भी देखना होता है कि कौन सा एंटीबायोटिक देना है, डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स, डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स एंड रिस्क प्रोफाइल। हाउएवर नेमिंग एनी ड्रग की ये दवाई देना है उस टाइप की सिचुएशन में अभी भी ऐसा कोई प्रोटोकॉल बेस नहीं है। हम लोग डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स एंड प्रोफाइल देते हैं। दूसरा चीज़ आ जाता है अगर कोई रिस्क फैक्टर्स भी हैं, लाइक पेशेंट को एस्थमा अंडरलाइंग है, सीओपीडी अंडरलाइंग डायबिटीज़ है, रिकरेंट इन्फेक्शंस की हिस्ट्री है, ब्रोंकिक्टेसिस है, रिकरेंट ब्रोंकाइटिस है, वो पेशेंट ज़्यादा प्रोन रहेंगे टुवर्ड्स द कॉम्प्लिकेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उसमें हो सकता है हम लोग अर्ली एंटीबायोटिक भी शुरू करें, या फिर उसमें हम लोग सिम्टम्स को मॉनिटर करने के लिए और कल्चर को इसको देखने के लिए, जैसे आपने बताया यूरिन कलर, ऐसी स्प्यूटम का कल्चर भी भिजवाते हैं हम लोग। स्प्यूटम का कल्चर जैसे यूरिन कल्चर होता है, ऐसी स्प्यूटम को स्पिट करके उसको हम कल्चर के लिए भी भेजते हैं, ताकि उसमें हम लोगों का क्या बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है उसको हम लोग एनालाइज कर सकें। तीसरे पेशेंट वो आ गए जो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, मान लीजिए सिम्टम्स और बढ़ गए, निमोनिया फॉर्म में आ गए और उसमें हम लोगों को एडमिट होना पड़ा, तो वहाँ पे हम एम्पेरिकल एंटीबायोटिक तो शुरू करते हैं। कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंटीबायोटिक वी स्टार्ट विद, along with if it is required to add एंटी वायरल और समथिंग, वो डिपेंड करता है उस समय प्रेवलेंस क्या है या हमारे पास कोई फ्लू रिलेटेड रिपोर्ट है कि नहीं है। फिर हम लोग उस टाइप के केसेस में स्प्यूटम करते ही करते हैं अगर निमोनिया हमारे आ गया। बट स्प्यूटम में प्रॉब्लम क्या होता है, स्प्यूटम में यील्ड बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि कई बार गले से आके रह गया, हमारे रिप्रेजेंटेटिव साइट से नहीं आता, तो उस केस में हम लोग को कई बार ब्रोंकोस्कोपी भी करके अंदर से सैंपल लेना पड़ता है। जैसे एंडोस्कोपी होता है, ऐसे अंदर जाके जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ से हम लोग को ब्रोंकोस्कोपी लेना होता है। इसमें हम लोगों के 2-3 टाइप के टेस्ट होते हैं जब हम लोग ब्रोंकोस्कोपी या इस टाइप के टेस्ट करते हैं। एक तो नॉर्मल कन्वेंशनल कल्चर, जैसे यूरिन कल्चर आपने बताया था, ऐसी कन्वेंशनल कल्चर हमने भेज दिया। आज की डेट में हम लोग को बहुत एडवांस टेस्ट भी आ गए, जैसे डीएनए एनालिसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, बायोफायर टेस्ट। बायोफायर में इट विल टेस्ट एट वंस 20 बैक्टीरियाज। And it is done through blood or what? इट इज़ डन थ्रू द स्पेसिमेन कलेक्टेड थ्रू द ब्रोंकोस्कोपी और स्प्यूटम स्पेसिमेन। तो उसमें हम लोग एट द टाइम 8 वायरस, 8-10 बैक्टीरिया, इस टाइप से करके हम लोग 18-20 टेस्ट कर सकते हैं उसमें कि क्या एक्चुअली, एंड इट कम्स विद इन फ्यू आवर्स। अगर हमने टेस्ट लिया वो अगर मैंने आज दोपहर में टेस्ट लिया, वो शाम तक रिपोर्ट आ जाती, तो मैं अपनी एंटीबायोटिक को उसके हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। क्यों हो सकता है मेरे को वो जो मैं एंटीबायोटिक दे रहा हूँ वो कवर ही नहीं कर रही है उस चीज़ को, और ये मेरे को तीसरी एक उस सब को हटा के एक नई एंटीबायोटिक देनी है। जैसे हम लोग बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, टारगेटेड थेरेपी, वी हैव टू टारगेट द राइट ऑर्गेनिज्म विद द राइट एंटीबायोटिक विद द राइट मेडिसिन, तभी वो असर आएगा। नहीं तो हम लोग दुनिया भर तीर मारते रहेंगे अंधेरे में, कभी कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए ब्रोंकोस्कोपिक बायोफायर जो लवाज अंदर से हम लोग लेते हैं उसका हम लोग भेजते हैं काफ़ी बारी, और वो काफ़ी यूटिलाइजेबल टेस्ट है, काफ़ी उससे अच्छे रिजल्ट्स हम लोग देखते हैं कि अब क्या है, अगर हमने राइट टाइम पे ट्रीट किया तो पेशेंट का जो रिकवरी भी अर्ली होगा, पेशेंट का डिस्चार्ज भी हॉस्पिटल से अर्ली होगा, कॉस्ट भी कम लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने एवरीथिंग कम्स अबाउट द कॉस्ट ऑल्सो, क्योंकि अल्टीमेटली हॉस्पिटल दीज डेज आर देयर एनीवेयर, चाहे आपके पास इंश्योरेंस है नहीं है, हॉस्पिटल में रहना एक तो मुश्किल है, प्लस हॉस्पिटल का जब मीटर घूमता है तो इट सरपासेस ऑल द मीटर्स। तो हमारा भी ये रहता है कि जितना हम लोग जल्दी से जल्दी पेशेंट को सेफली डिस्चार्ज करें, घर पे भेजें, और घर पे रिकवरी एक बहुत अच्छी होती है पेशेंट की, अपनी टेरिटरी में आता है, अपना खाना, अपना घर का खाना खाता है, अपना एक्टिविटी कॉन्फिडेंस आता है। कई पेशेंट एल्डरली हमारे होते हैं 80-90 ईयर्स के, वो घर जा, उनको तो पहला डर तो ये रहता है कि अब मैं हॉस्पिटल आ गया, मैं घर वापस नहीं जाऊँगा। फिर जब हम उनको घर भेजते हैं तब उनकी जान में जान आती है कि हाँ मैं घर आ गया, मैं ठीक रहूँगा। वेंटिलेटर पे नहीं पहुंचा। यस, तो साइकोलॉजिकल तो है ही, आधी लड़ाई तो दिमाग से है ही। तो इसलिए अगर कोई पेशेंट एडमिट है भी, मान लीजिए किसी वजह से भी, तो यहाँ से नहीं हारना है, अपना मेंटल फाइट तो देना ही है। बाकी डॉक्टर्स, मैं इतना आपको बता सकता हूँ, most of the doctors they do work for the betterment of the patient to cut down the duration of stay also,
and also choosing the right protocol of treatment and to keep the patient safe. अब मैंने आपको बताया ब्रोंकोस्कोपी, अब मेरा पेशेंट का ऑक्सीजन लगा हुआ है, बहुत हाई ऑक्सीजन, मैं ब्रोंकोस्कोपी करने चलूँगा, दैट वुड नॉट बी जस्टिफाइड। तो कई बार हमें एम्पेरिकली भी चलना पड़ता है और एक राइट विंडो में वो टेस्टिंग करनी पड़ती हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द डॉक्टर्स In fact, बेसिकली। this is eye opening for the patient also ना, कि वो खा तो रहा है एंटीबायोटिक, पता चले वो उस उस सेट चीज़ ऑफ के ऑर्गेनिजम्स के लिए बनी हम नहीं है जो उसको है। सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी पेशेंट को टीबी है, टीबी है, टीबी के सिम्टम्स सब जस्ट मैं बता देता हूँ, सब जानते भी होंगे। 14 डेज से ज़्यादा की खांसी, लो ग्रेड फीवर आना, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, एपेटाइट कम हो जाना। अब ये देखा जाए, मान लो 5-7 दिन हुए, लोगों को लगा फीवर खांसी ये तो चल रही है, तो चलो ठीक है एंटीबायोटिक ले लिया, आराम नहीं हुआ, तो कई बार 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ते तक हिट एंड ट्रायल ही चलता रहता है। कई बार पेशेंट इवन डॉक्टर्स भी कि हम लोग ये ले लें, तो जब तक उसको टीबी का अगर डायग्नोसिस है, उसका हमने टेस्ट कराया, स्प्यूटम का ही हम लोग टेस्ट कराते हैं, जीन एक्सपर्ट और स्प्यूटम एएफबी, अगर उसमें टीबी पॉजिटिव आ गया तो आप उसमें दुनिया भर की एंटीबायोटिक दे दीजिए, जब तक उसको टीबी का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तब तक उसका असर नहीं आता। इट्स ऑल अबाउट द टारगेटेड अप्रोच। It is always beneficial, cost saving as well as recovers early. तो targeted approach is the way forward for any treatment. तो ये जो टीबी का आपने बताया कि एएफबी पॉजिटिव आ गया, तो इसमें भी क्या वो लवाज करके निकालते हैं फायर से? कई बार हमें लवाज करना पड़ता है, लेकिन हम लोग बेसिक स्प्यूटम टेस्ट को जरूर करते हैं। अब कई बार पेशेंट आते हैं, अगर सीधा ही टीबी, बिकॉज टीबी आजकल इतना एमडीआर है, रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा है, तो स्ट्रेट अवे क्यों नहीं करते? बहुत कॉस्टली है क्या ये फायर टेस्ट? नहीं, बायोफायर तो बहुत कॉस्टली है, लेकिन अगर अराउंड 20,000 के ऊपर का पड़ता है ये। हाँ, सो इसलिए हम लोगों को बहुत जुडिशियसली अप्रोच पे चलना पड़ता है। हम अब सिंपल सी बात है, अगर मैं बायोफायर ऐसा नहीं कि हर एक पेशेंट का भेज रहा हूँ, बायोफायर सिर्फ उसी पेशेंट का भेज रहा हूँ जो कि पेशेंट मेरे पास एडमिटेड है, जिसका निमोनिया नॉर्मल एंटीबायोटिक से 1-2 दिन हो गया, ठीक नहीं हो रहा, तब मेरे को लगेगा कि नहीं इसका मेरे को करना है। या फिर जहाँ मुझे लगता है कि इस पेशेंट ने पहले से भी, क्योंकि घर से भी मान लीजिए किसी फिजिशियन को दिखा रहे हैं, उन्होंने एंटीबायोटिक दिया, रेफर्ड केस है मेरे पास में आया कि जहाँ पे मैं ज़्यादा हिट एंड ट्रायल करने का स्कोप नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग अप फ्रंट भी ये करते हैं। बट जो आपका टीबी का टेस्ट है, टीबी का बहुत सस्ता टेस्ट है एक, स्प्यूटम एएफबी 200-300 रुपये में हो जाता है। जीन एक्सपर्ट करके है जो बायोफायर टाइप का है, उसका टीबी का एनालॉग है बेसिकली, वो खाली टीबी को टेस्ट करता है। वो जैसे हम आरटीपीसीआर देखते हैं, ऐसी वो पीसीआर बेस्ड टेस्ट है बेसिकली। सो वो 2 से 2,500 रुपये में हो जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है अपने सेंटर्स में, तो इट कम्स विद द नेम ऑफ स्प्यूटम सीबी नैट। तो अगर आपको 2 वीक से ज़्यादा के सिम्टम्स हैं, खांसी है, तो आप अपने निकटतम डॉट सेंटर में जाके भी वो टेस्ट करा सकते हैं। तो हमें लगता है ना सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार बहुत कुछ कर रही है। अब हम अवेयर नहीं है तो इसमें हमारा कमी है। तो इसलिए अगर हम लोग देखें, स्प्यूटम का टेस्ट अगर हम लोग कराते हैं, कई बार अब इसमें जो मैंने बताया स्प्यूटम कई बार क्वालिटी ठीक से नहीं आ पाती कि बलगम खाली गले से आके रह गया। मैं अभी भी स्प्यूटम के लिए बोलता हूँ पेशेंट को, आप अच्छे से अंदर से बलगम निकाल के देना। यस। सेकेंड थिंग, कई बार हम 24 आवर्स का भी स्प्यूटम यूज़ कर लेते हैं उसमें, कि आप 24 घंटे का स्प्यूटम, हाँ इकट्ठे करते रहो 24 घंटे का, और उसको हम लोग भेजेंगे। काफ़ी मतलब जिनको बिल्कुल स्प्यूटम नहीं आ रहा, जो बहुत वो है, क्योंकि ब्रोंकोस्कोपी इज़ अ कॉस्टली टेस्ट एज वेल एज अ लिटिल रिस्क इज ऑलवेज इन्वॉल्व। एंडोस्कोपी, अब मैं किसी को बोलूँ आपका एंडोस्कोपी ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, लिटिल टफ फॉर द पेशेंट। तो इसलिए हमारा सबसे पहला प्रेफरेंस रहता है कि स्प्यूटम टेस्ट करें। स्प्यूटम अगर नेगेटिव आता है, कई बार स्प्यूटम नहीं आया ठीक से, रिप्रेजेंटेटिव साइड से नहीं आया, तब हमें अंदर से, जहाँ पे मान लीजिए हमारे लेफ्ट अपर लोब में या राइट अपर लोब में उस सेगमेंट पे इन्वॉल्व है, तो हमें वहीं जाके अंदर से उसी जगह से टारगेटेड सैंपल लेना होता है, उसको हम लोग भेजते हैं। उसमें हम लोग फिर टेस्ट करते हैं। उसमें अब हम जब टेस्ट करते हैं तो टीबी का भी टेस्ट करते हैं, फंगस का भी टेस्ट करते हैं, उसमें कल्चर भी भेजते हैं, सब टेस्ट करते हैं। और फिर जो डायरेक्टेड जो आता है, मान लो किसी पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन भी आ जाता है, क्योंकि सब इन्फेक्शन आपस में मिमिक करते हैं, तो बॉडी तो सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है, वो टीबी में भी हो सकता है वो सिम्टम प्रोड्यूस करे, फंगल में भी वही सिम्टम प्रोड्यूस करे। तो वो बेसिकली कई बार कॉमन सिम्टम्स होते हैं, डिफरेंट इटियोलॉजीज होती हैं। कई बार मिक्स इन्फेक्शन होते हैं कि टीबी भी आ रहा है और उसमें नॉर्मल इन्फेक्शन भी आ रहा है, एक जो कॉमन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो कई बार हमें एंटीबायोटिक इन विद टीबी दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं उसको ठीक करने के लिए। तो इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। सो एवरी पेशेंट इज अ डिफरेंट इन पर्सपेक्टिव ऑन अ सिम्टम एंड ऑल्सो द फाइंडिंग्स ऑल्सो। So it's always a tailor-made approach to a patient. सर, क्योंकि टीबी को लेके इतना स्टिग्मा है सोसाइटी में, तो अगर किसी के एम्प्लॉयर को या कहीं किसी एम्प्लॉय को आया, उसके बाद कैसे पता लगे वो ड्यूटी कब
तक आ सकता है और कब तक नहीं आ सकता? अभी अगर मैं देखूं तो टीबी की दवाइयों का जो असर रहता है वो फर्स्ट 2 वीक्स आर लिटिल क्रिटिकल, जहाँ पे स्प्रेड होने का चांस है। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है, मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, इवन डॉक्टर्स को भी बहुत टीबी होता है क्योंकि दे आर इन अ वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पेशेंट। अगर आप टीचिंग में हैं, अगर आप किसी ऐसे क्लोज एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं जहाँ पे दूसरे को, बिल्कुल, तो वहाँ पे हम लोग एटलीस्ट 2 to 4 वीक्स का एक टाइम ले, 2 वीक्स का टाइम तो नॉर्मली स्पूटम कन्वर्जन में बोलते हैं कि जो ए ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट, यस, आफ्टर द ट्रीटमेंट इज एवरीथिंग, आफ्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट है। अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के 2 वीक्स बाद में हम लोग फिर भी हम लोग क्लियरेंस देते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं पेशेंट के सिम्टम्स ऑन गोइंग है, पेशेंट का अभी सिम्टम्स हाँ अभी गए नहीं है, तो हम लोग फिर रुकते हैं थोड़ा टाइम। एंड कई बार हम लोग उसमें हम लोग इवन अगर पेशेंट मान लीजिए 2 to 4 वीक्स हो गए और पेशेंट का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो हम लोग स्प्यूटम में जो कल्चर एएफबी कल्चर टेस्ट है कि एमडीआर तो नहीं हो रहा है कहीं, इस टाइप के टेस्ट हम लोग कर रहे हैं। हालांकि जीन एक्सपर्ट से भी एमडीआर ये का पता चल जाता है क्योंकि उसमें रिफैम्सिन रेजिस्टेंस आ जाता है उसमें, बट फिर भी हम लोग पूरे टेस्टिंग करते हैं जिसमें हम लोग जो एमडीआर टीबी के टेस्ट होते हैं, स्प्यूटम एएफबी कल्चर, लाइन प्रोब ऐसे जिसको हम हेन्स टेस्ट नाम से भी जानते हैं, उसको भी हम लोग कराते हैं, और एमजीआईटी सॉलिड बेस्ड कल्चर, ये तो एक अपने वो हो गए। बट जो एलपी है उसकी रिपोर्ट थोड़ी सी फिर भी फास्टर रह जाती है बेसिकली। तो हेन्स टेस्ट जिसको हम लोग जानते हैं, तो उसको 4 से 5 दिनों में हम लोगों को प्रॉपरली रेजिस्टेंस स्टेटस पता चल जाता है। और आज की डेट में तो हम रेजिस्टेंस के भी बियॉन्ड जाते हैं, जेनेटिक कॉज क्या है इसके रेजिस्टेंस का, तो उसके हिसाब से आगे के ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। तो आज की डेट में इवन एमडीआर टीबी भी है तो ट्रीटेबल उसमें आता है, जोन में आता है, बट हमें राइट ट्रीटमेंट देना राइट अप्रोच पे। और देर आर डिफरेंट थेरेपीज नाउ बीइंग डेवलप्ड, बी पाम करके एक नई थेरेपीज आई हैं जो 6 months की हैं, बट स्टिल दे आर इन टू अ डेवलपमेंटल फेज। तो वी आर सीइंग दैट आने वाला फ्यूचर ठीक है, बशर्ते पेशेंट अपनी दवाई ठीक से कंप्लीट करें और लोग टीबी को बहुत सीरियसली लें, बट नॉट विद अ नोशन ऑफ यू नो ये कि जैसे हम लोग देखते हैं कि अरे ये तो टीबी हो गया, अब इससे दूर हो, इसको अलग प्लेट में खाना दो अभी तुम। तो इट्स नॉट दैट कि क्योंकि वो एक किसी पेशेंट के पर्सपेक्टिव में देखें तो टीबी का ट्रीटमेंट अगर चल रहा है तो मेंटली तो आधा तो उसका वैसे ही डाउन स्टेट चल रहा है उसमें, नॉट इन अ वेरी राइट से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपके घर में भी टीबी का पेशेंट है तो हाँ, जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, लाइक अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, जैसे मैं कई बार होता है मदर्स को टीबी हो जाता है, तो हम ये बोलते हैं कि भाई आप क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करेंगे और बच्चों को प्यार नहीं करना है, आपने बिल्कुल सिर से चिपका के अपना सुलाना, वो भी 2 to 4 वीक्स तक थोड़ा हम लोग सतर्क रहते हैं। बट उसके बाद में धीरे धीरे आप अपना उस बच्चे के साथ खेल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको खांसी आ रही है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, खांसी आ रही है, आप मुंह पे खांसी कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग अच्छी बात है कोविड प्रोटोकॉल्स को भी हम लोगों को थोड़ा सा हम लोगों को गाइड करते हैं कि आप अपना एक रुमाल अपने साथ रखेंगे, उसके अंदर आपको खांसी करनी जब भी करनी, ओपनली कफ नहीं करना है। स्प्यूटम आता है तो वॉश बेसिन में चला देना है उसको, या फिर एक कंटेनर में करके उसको डिस्कार्ड कर देना है, ताकि घर में रेस्पिरेटरी मीन्स से ही फैलता है। और कोविड के बाद हम लोग ये कुछ ना कहीं एक सीख तो गए हैं, हाँ, कि एक यूनिवर्सल प्रिकॉशन हम लोग को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं। अभी जो आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, घर में एक को वायरल हुआ, पहले टीबी वाला कंप्लीट हाँ करें? हाँ प्लीज प्लीज। सर, उसमें टीबी में ड्रग्स के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के अंदर ना ये डर है, मेरी किडनी या लिवर खराब हो जाएगा या मेरे को दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि ऐसे केसेस हमने देखे थे। तो क्या उन ड्रग्स में कुछ इवोल्यूशन हुआ है कि पेशेंट पहला चीज़ तो ये है कि टीबी की मेडिसिन में समस्या ये है कि हमें 4 से 5 दवाई एक साथ देनी पड़ती हैं, चाहे वो रिफैम्पसिन हो, आइसोनिजिड हो, इथामिटोल हो, और कोई भी आप पैरास्टामोल भी खाएंगे उसका अपना साइड इफ़ेक्ट लिस्टेड होता है। तो हर दवाई का अपना एक साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक पेशेंट को वो साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो हमेशा साइड इफ़ेक्ट 2 टाइप के होंगे, टॉलरेबल और नॉन टॉलरेबल। टॉलरेबल साइड इफ़ेक्ट वो होंगे जैसे मान लो छोटी मोटी खुजली हो गई, थोड़ा हल्का फुल्का डायरिया हो गया, या हाँ गैस, एसिडिटी, तो वो हम लोग नॉर्मली मेडिकेशन से उसको कंट्रोल करके सेटल कर लेते हैं। नॉन टॉलरेबल साइड इफ़ेक्ट्स जिसमें सबसे ज़्यादा जो हम लोग देखते हैं लिवर डिस्फंक्शन। लिवर डिस्फंक्शन इसलिए हम लोग जो अपने टीबी का पेशेंट का इलाज शुरू करते हैं उसको 2 वीक्स के या 4 वीक्स के अंतराल पे हम एलएफटी जरूर करके देखते हैं कि एलएफटी कैसा चल रहा है, और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट भी देखते हैं। सिम्टोमेटिक में यह है कि जिस पेशेंट को लिवर की दिक्कत हो, क्योंकि टेस्ट तो बाद में हम लोग कराएंगे, पहले असेस भी तो करेंगे क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो भूख बिल्कुल एकदम से ख़त्म हो जाना, उल्टी जैसा लगना, शरीर पे पीलापन आना, ये साइन हो सकते हैं लिवर डिस्फंक्शन के बेसिकली। सो वहाँ पे हम लोग लिवर फंक्शन टेस्ट अर्ली भी करा सकते हैं। मान लीजिए 1 हफ्ते बाद ये सिम्टम स्टार्ट हो गया तो मैं 2 वीक्स तक वेट नहीं करूँगा, मैं एक अगले हफ्ते ही कराऊंगा सिम्टम्स।
तो LFT इज़ वन ऑफ द मेजर कल्प्रिट। किसी किसी केसेस में, नॉट वेरी कॉमन, LFT के बाद में किडनी फंक्शंस को भी हम लोग थोड़ा कभी कभी मॉनिटर कर लेते हैं, खासतौर से जिन पेशेंट में ऑलरेडी किडनी डिजीज़ है, क्योंकि थाइम्बुटॉल जो दवाई होती है वो किडनी से बेसिकली अफेक्ट करती है। तो उसकी डिसीज है एज इन कौन सी किडनी डिसीज, डायबिटीज की वजह से या स्टोन कोई वाली भी कोई भी डिसीज? अगर रीनल, अगर हमारा जैसे क्रेटिन एक वो है, अगर क्रेटिन हायर साइड में रहता है, यूरिनरी जो क्लियरेंस है वो कम है, यूरिन कैपेसिटी कम है, तो वहाँ पे हम लोगों का ड्रग का साइड इफेक्ट देखने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो हमें पहले, जैसे मान लीजिए कोई अल्कोहलिक पेशेंट है, उसका लीवर पे हमें डिस्फंक्शन होने का ज़्यादा चांसेस दिखेगा। ऐसी कोई किडनी पेशेंट है, तो हर ऑर्गन अगर बॉडी में अगर किसी में वीकनेस है तो वो उस साइड इफेक्ट जोन में अगर आ रहा है तो उसका साइड इफेक्ट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्टिल 100% नहीं होता कि हर एक अल्कोहलिक पेशेंट में हम लोग देते हैं टीबी का इलाज और पेशेंट मैनेज भी कर लेते हैं। सो अगर पेशेंट जिसका किडनी फंक्शंस ऑलरेडी डिरेंज्ड है और उसको अगर हम लोग दे रहे हैं तो उसको हमें मॉनिटर करना पड़ता है ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन, और उसको हम लोगों को डोज भी लोअर साइड में रखनी पड़ती है, जो एक दवाई इथामिटॉल जिसका नाम बता रहा हूँ। फिर तीसरा आता है विज़न लॉस, बेसिकली जो आपने बताया, वो विज़न लॉस जो होता है इथामिटॉल के साथ में रहता है। वो भी ऐसा नहीं होती कि आपने आज दवाई खाई और कल विज़न लॉस हो गया, उसमें भी कुछ टाइम लगता है, टाइम लैग होता है। तो उसका हम लोग, इसलिए जब भी हम लोग पेशेंट को फॉलो अप करते हैं तो हम ये 4 चीज़ें ज़रूर पूछते हैं कि लिवर रिलेटेड सिम्टम्स, किडनी रिलेटेड सिम्टम्स, देन ये आई सिम्टम्स कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा है। तो और आज की डेट में बहुत अच्छी अच्छी जांचें भी उपलब्ध हैं कि उससे हम लोग जल्दी से भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते तो हैं। सपोज किसी को प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई, अभी ट्रीटमेंट तो नहीं छोड़ सकते, तो डॉक्टर चेंजेस द ड्रग और व्हाट? हाँ, डिपेंड करता है। अब मान लीजिए मेरा लिवर फंक्शन, अब इसमें भी लिवर फंक्शन मेरा डिरेंज आया, बट बहुत ज़्यादा डिरेंज नहीं है। कि मान लीजिए अगर वैल्यूज़ SGOT SGPT जो हम लोग नॉर्मली फॉलो करते हैं वो वैल्यू आ रही है 60 70 या 80, अगर 5 टाइम्स के नीचे नीचे है तो हो सकता है मैं सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट डिऑक्सीकॉलिक जो यूरोलिव और ये सब आता है उसके थ्रू मैं मैनेज करूँ, या फिर उसको नॉर्मल मॉनिटरिंग पे रखूँ, क्योंकि कई बार इनिशियल रिस्पॉन्स होता है वो धीरे धीरे सेटल भी होना शुरू हो जाता है। दूसरे पेशेंट होते हैं इनका स्टार्टिंग पॉइंट ही 500-800 के SGOT SGPT से, वहाँ पे मेरे को दवाई रोकनी भी पड़ेगी, दवाई में चेंजेस भी करने पड़ेंगे, तो फिर मेरे को इसको हिपैटोप्रोटेक्टिव रेजिमेंट पे भी डालना पड़ता है। सो इट इज़ नॉट दैट विल पैनिक ऑन फर्स्ट रिपोर्ट कि मैं एकदम से जो है अगर 50 के नीचे रहना चाहिए और 100 आ रहा है और मैं आपका बिल्कुल बंद कर दूंगा। तो इफ़ इट इज़ इंक्रीज टू 4 or 5 टाइम्स देन ओनली आई विल चेंज सम मेडिकेशन, स्टॉप सम मेडिकेशन। तो लिवर वाली भी ट्रीटमेंट फिर आप ही करते हो या फिर उसको लिवर अब के डिपेंड डॉक्टर करता है। के अब पास? इसमें अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक दो पेशेंट मेरे पास ऐसे थे कि हमने ATT स्टार्ट किया, बट उनका SGOT SGPT वॉस, क्योंकि हम बेसलाइन भी कराते हैं, स्टार्टिंग में कराया, फर्स्ट 2 वीक्स वर ऑल फाइन, 3 वीक्स वर ऑल फाइन, 4th वीक तक जाते जाते पेशेंट का SGOT SGPT अचानक से 500-600, और उसके बाद में फिर हम लोगों ने सोचा 500-600 है, हमने जो TB की मेडिसिन थी वो होल्ड करी, तब भी वो नीचे नहीं आया। 2 दिन हो गए, 3, मतलब जब हम लोग मॉनिटरिंग ऑल्टरनेट टाइप कर रहे थे कि डाउन तो होना चाहिए वो, और 500 का 800 हमने कहा डैमेज हो गया ऐसा नहीं? नहीं नहीं, उसका रीज़न कुछ और था। फिर हमने उसको अपने गैस्ट्रेंटरोलॉजिस्ट, क्योंकि तो इसलिए हमेशा टेक हेल्प ऑफ द कलीग्स, हाँ हाँ। तो हमने गैस्ट्रेंटरोलॉजिस्ट के पास भेजा, उन्होंने पूरा वायरल उनका पूरा, तो इट्स वाज अ वायरल हेपेटाइटिस, इट वाज नॉट रिलेटेड टू इवन TB मेडिसिन। तो उन्होंने वायरल हेपेटाइटिस मैनेज किया, वायरल जैसे हेपेटाइटिस ठीक हुआ, हमने वापस से TB का मेडिसिन ठीक किया और पेशेंट का ठीक से हो गया। सो इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। सो एज आई सेड, पेशेंट इज़ अ टेलर मेड, एवरी पेशेंट इज़ अ डिफरेंट। तभी हम लोग मेडिसिन को प्रैक्टिस बोलते हैं कि इट इज़ ऑलवेज एवर चेंजिंग, एवरी पेशेंट मेक्स यू लर्न समथिंग और अदर थिंग। ऐसी जैसे मैंने आपको बताया स्किन इचिंग, अब एक पेशेंट को ATT दिया, स्किन में इचिंग हुई, हमने सिंपल उसको सिम्टोमेटिक जो हम फेक्सोफिनाडेन, लेवोसिट्राजिन से करके, बट उससे भी ठीक नहीं हो रही थी, नाइट टाइम बहुत खुजली हो रही है, वो हमने लगा ATT भी ज़रूरी है, स्टॉप करें। अब उस पेशेंट पे हमने डर्माटोलॉजिस्ट के पास में, इट वॉज अ स्केबीज, स्केबीज मैनेज हुआ, ATT भी खाई। तो कई बार हम जो सोचते हैं वो सिम्टम्स हो सकता है उस चीज़ के साइड इफेक्ट ना हो, कुछ और ही चीज़ हो। तो ऑलवेज बी अन ओपन माइंडेड एस्पेक्ट कि ये क्या कुछ और वजह तो नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर TB के ट्रीटमेंट के रिलेटेड साइड इफेक्ट प्रोफाइल के ही उसमें कुछ और भी तो नहीं चल रहा है, तो उससे हम लोग अपने मैनेजमेंट, TB मैनेजमेंट को भी अच्छा कर सकते हैं और एक्चुअली असली डायग्नोसिस को भी पकड़ सकते हैं जो नए ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा हो बेसिकली। सर कमिंग बैक टू कोविड, हमने मतलब जैसे अभी भी कोविड हो रहा है, तो जो कफ है दैट इज लिंगरिंग, मतलब एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता,
सो कोई पैथोलॉजिकल चेंज हो गया है और जस्ट सिंपल इरिटेशन की वजह से कोविड हो के रहा बाद है? से हमने एक चीज़ देखा, अगर किसी पेशेंट को एलर्जिक सिम्टम्स रहे हैं पीछे, तो कहीं ना कहीं उसमें ट्रिगरेंस आई है। तो कोविड अगर किसी को हुआ है तो उसने एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक जो सिम्टम्स हैं उसको ट्रिगर ज़रूर किया है। जो आपका है कि पहले भाई जो एस्थमा किसी को था या ब्रोंकाइटिस था, वो भी हम लोग ट्रिगरेंस दिख रहे हैं। दूसरा चीज़, अभी आप देखेंगे किसी को वायरल होता है, लोग महीनों तक खांसते रहते हैं। उसमें दो चीज़ें और एस्पेक्ट जो आ जाता है कि एक तो जो एनवायरनमेंट है उसका भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स और ये एयर पोल्यूशन, और इनफैक्ट जो इम्यूनिटी स्टेटस है हमारा वो वैसा नहीं है। और हम लोग अगर देखें तो वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन ना हो, कि अगर कुछ भी हो, खट से दवाई खाया, ये खाया वो खाया। तो मुझे अभी भी लगता है कि अगर हम लोग लाइफस्टाइल में अपना एक कुछ परिवर्तन करें, टाइम से सोएं, टाइम से जागें, तो इम्यून स्टेटस अपने आप भी नेचुरली अच्छे से हो सकता है। और दूसरा चीज़, अगर कोई सिम्टम्स, जैसे सिंपल सी बात है, अगर कोई सिम्टम्स एक तयशुदा से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग अपने आप से हिट एंड ट्रायल कर रहे होते हैं कहीं ना एंड कहीं। मॉन्टेयर एलसी इज द मोस्ट मॉन्टे कॉमनली एलसी, टेकन एलेग्रा, ड्रग एंड डेली डेली एक एंड एक महीने तक लोग खा रहे लोग 3-3 महीने तक खा रहे हैं, खुद से खा रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, वी हैव टू ट्रीट वी हैव टू कैच द डायग्नोसिस व्हाई दिस कफ इज़ नॉट गोइंग। अगर किसी पेशेंट को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी चल रही है, चले जा रही है, तो ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर रेदर देन गोइंग ऑन टू द सेल्फ ट्रीटमेंट। तो आधा टाइम तो हमारा इसी में वेस्ट हो जाता है, क्योंकि कई बार हम जो चीज़ सोच रहे होते हैं कि चलो वायरल की वजह से खांसी, कई बार वो टीबी निकलता है, और वो जब तक टीबी डायग्नोज होता है घर में 2-3 को और हो चुका होता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि एवरी वायरल के बाद जो कफ हो रहा है वो टीबी हो सकता है, लेकिन वो कई बार आप नॉर्मल ट्रीटमेंट से अपने डॉक्टर से दिखा के उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। और आज के डेट में हम लोग, मैं बताया था एयर पोल्यूशन, उसका हम ब्रोंकाइटिस, पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस भी बहुत देख रहे हैं। ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन की, सांस की नली में सूजन सी आ गई। सिंपल सी बात है, बॉडी एक फाइटिंग मोड में आ जाती है किसी भी इन्फेक्शन के बाद। मान लीजिए वायरल गया, वायरल से लड़ाई हुई वायरल इन्फेक्शन में, बट बॉडी का को आइडिया नहीं लग पाता कि अब रुकना है। तो बॉडी का वायरस तो मर गया, लेकिन बॉडी अभी फाइटिंग जोन में है। तो वहाँ पे हम लोगों को कई बार इन्हेलर भी यूज़ करना पड़ता है, जब ये जो हम लोग बोलते हैं उस सूजन को कम करने के लिए। तो इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट, पेशेंट का हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कुछ नया डायग्नोसिस तो नहीं है। तो एनी टाइम वी आर सीइंग द पेशेंट विद अ प्रोलॉन्ग कफ, फर्स्ट थिंग इज टू गेट द एक्सरे, इवन वी मे गेट सम ब्लड टेस्ट ऑल्सो फॉर एलर्जिक प्रोफाइलिंग डन ऑल्सो, एंड डिपेंडिंग ऑन द कॉज विल ट्रीट द पेशेंट। ओके। आपको जब अभी कोविड हुआ था, आपको भी ऐसे लंबा वाला खांसी चला था या नहीं? आपकी नहीं, खांसी मेरे जो सिम्टम्स है वो थोड़े से, जैसे मैंने आपको बताया था, डिफरेंट थे। मेरे को मेनली अपर थ्रोट इन्फेक्शन था, और वो टॉन्सिल्स के फॉर्म में आया था। इनफैक्ट पानी निगलने में, क्योंकि मैं पेशेंट देख रहा था, इससे मेरे को आइडिया लग गया था कि ये बेसिकली ये कोविड के ही सिम्टम्स है। क्योंकि जितने भी मेरे पेशेंट्स आ रहे थे, इनको थे, मैं कोविड टेस्ट करा रहा था, उनका पॉजिटिव आ रहा था, तो मेरे को कहीं ना कहीं लग गया था कि ये चीज़ कोविड टाइप सिम्टम्स है। और सिम्टम्स मेजर नहीं थे वो, लेकिन मैंने आइसोलेशन मेंटेन किया, क्योंकि मेरे पेशेंट देखना तो और पेशेंट को ना हो। और एंड घर ठीक में हो भी गया। आपने आइसोलेशन मेंटेन करा? जैसे पहले वो कहते हैं ना, कमरा ही अलग होता था। घर का तो मैंने बिल्कुल आइसोलेशन मेंटेन किया, बट थैंकफुली जो मेरा बच्चे को मैंने अपने मम्मी पापा मेरे पास ही रहते हैं, तो वहाँ पे मैंने भेज दिया था। तो इस तरह से मैंने बच्चे को अपने एक मतलब सेट ऑफ फैमिली को बचा के रखे, लेकिन मेरी वाइफ को तो, क्योंकि हम एक ही एटमॉस्फेयर और घर में रहते हैं, तो वहाँ पे हो गया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस चीज़ पे मैं आना चाह रहा हूँ। आज की डेट में हम लोग देखते हैं किसी को घर में कोविड हुआ, वायरल हुआ, पूरे घर में खट से हो जाता है सबको। विद इन 5 डेज सबको वायरल सिम्टम्स हो गए, खांसी हो गए। उसके 3 वजह है, आप जबकि पहले नहीं देखते हैं। पहले उसके 3 रीज़न है। पहला तो जो हमारा हाउस होल्ड सेटअप है, आज की डेट पे फ्लैट सिस्टम पे हम लोग रह रहे हैं, जिसमें कि बेसिकली पूरा इनक्लोज एनवायरनमेंट है, एयर कंडीशनिंग है, ऑफिस में सब जगह बहुत ही क्लोज एटमॉस्फेयर में हम लोग रह रहे हैं। दूसरा, पुराने घरों में हम लोग रोशनदान देखते थे ऊपर में, तो उससे क्या होता था, वार्म एयर, हॉट एयर करके वो एयर सर्कुलेशन मेंटेन रहता था। आज की डेट में वो सर्कुलेशन ही नहीं है। आज की डेट में आप देखेंगे, अभी के टाइम में, कभी भी टाइम में पूरा घर बंद रहता है। वो स्लाइडर डोर है, बिल्कुल सील पैक, बल्कि हवा का एक कतरा भी नहीं आ सकता। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में भी रहते हैं तो अपनी एयर को रीसर्कुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो खिड़कियां खोल दो। हाँ, अपना सुबह के, अगर AQI ठीक है, एयर पोल्यूशन नहीं है, तो एटलीस्ट क्रॉस वेंटिलेशन के लिए 2 खिड़की तो अपना आप खुला रखें, ताकि वो अपना एयर क्रॉस होती रहे। दूसरा चीज़, अगर किसी को सिम्टम्स हैं घर में कुछ इस टाइप के, तो आइसोलेट करना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नॉट टू बी पैनिक कि बिल्कुल कमरा बंद करके बिल्कुल पैनिक वो करके, लेकिन उस घर में, जैसे अब अगर मैं घर में अपने था, तो आपको मैं बताऊं, मैंने ना AC अभी नहीं चलाया था, मैंने अपना बस खिड़की खुली रखी थी।
अपने घर के जो अपना वो था एक स्लाइडर वाला जो था उसको खुला रखा था कि एयर ही सर्कुलेट होती रहे, जो है एयर वो सर्कुलेट होती रहेगी, तो वो एयर घर में ट्रैप नहीं होगी। जो ट्रैप्ड एयर होगी वो उससे इन्फेक्शन आपस में फैलने का बहुत खतरा होगा। और यही चीज़ कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि बहुत क्लोज एटमॉस्फेयर में हम लोग जो रहने लगे हैं। आप देखिए विटामिन डी आप पूरी दुनिया का करा लेंगे, इंडिया में 90% आई एम टेलिंग कि कम आएगा। आज की डेट में आपको ये नहीं पता होगा, बाहर में ब्लैकआउट पर्दे हैं, गाड़ी बिल्कुल वो है कि शीशे चढ़ा के, पहले हम रिक्शा में जाते थे, गर्मियों की छुट्टियों में खेलते थे, विटामिन डी करा लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट में भी कहीं ना कहीं आएगा। हम पहले हैंडपम्प का पानी पीते थे, आज की डेट में हम आरओ का पानी भी पीते हैं, उसके बाद कहीं बाहर का भी हमें बिल्कुल बॉटल्ड वाटर चाहिए। कहीं ना कहीं हमने अपनी इम्यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा सेंसिटाइज तो कर ही रखा है कि प्रोटेक्टेड जितना रखेंगे उतना प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत फेयरफुल रहने का भी फ़ायदा नहीं है। बिंदास रहो। हाँ, कोई चीज़ जो लग रही है कि हाँ इस चीज़ से मुझे हार्म हो सकता है, वो चीज़ नहीं करनी है, लेकिन अपना नॉर्मल अपना रहें। अपना खाना है बाहर का खाइए, हाइजीनिक प्लेस पे खाइए, लेकिन ऐसा बिल्कुल हम लोग एक इनक्लोज एटमॉस्फेयर में रखेंगे अपने आप को, तो कहीं ना कहीं हम ज़्यादा सेंसिटाइज करते जा रहे हैं। सर आपने हमारा पॉडकास्ट शेड्यूल था फ्राइडे को, आपने 2 दिन पहले बताया कि आपको कोविड है और आपकी आवाज़ में प्रॉब्लम है। अच्छा, बीमार तो मैं भी होकर चुकी थी पर मैंने टेस्ट नहीं कराया था। आपके टेस्ट की न्यूज़ सुनने के बाद मैंने टेस्ट कराया, फिर वो पॉजिटिव आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेशेंट के दिमाग में आते हैं, हमें कब तक इन्फेक्टिव हो? उससे पहले तो मैंने कोई प्रिकॉशन भी नहीं लिए थे, क्योंकि मैं डेली पूल जाती हूँ, स्विमिंग करती हूँ, तो मुझे लगा भाई बारिश में भी कर रही हूँ तो भैया हो गया। अच्छा, थैंकफुली घर में किसी को नहीं हुआ, बट हाउ डू यू नो आप कब तक इन्फेक्टिव हो? सो अभी अगर मैं देखूं तो पहले अगर पिछले साल से पहले अगर हम लोग 2020-21 में, तो पहले फर्स्ट टेस्ट होता था, फिर सेकंड टेस्ट होता था, नेगेटिव नहीं आया तब तक हम लोग आइसोलेशन मेंटेन करते थे। बट अभी मोटा मोटा आप लगा लीजिए 1 वीक का आपको आइसोलेशन मेंटेन रखना है। अगर आपको अगर मेरे को ट्यूसडे को डायग्नोसिस मिला था कि हाँ मेरे को ये कोविड के मतलब ट्यूसडे सिम्टम आए थे, हाँ वही मतलब ट्यूसडे सिम्टम्स आए थे, मैंने वेडनेसडे को टेस्ट करा, ट्यूसडे अगर सिम्टम्स आए थे तो मैंने नेक्स्ट जो अपना ऑफिस है ट्यूसडे को रिज्यूम किया था, तो 7 डेज़ का मैंने गैप रखा। मेनली यही है कि इसमें मेनली ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन जितना हम लोग रोक सकते हैं। अब इसमें सिंपल सी बात है, जैसे इनको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड बीच में या उस एसिम्प्टोमेटिक विंडो, उसमें भी तो आप ट्रांसमिट कर रहे होंगे, एक पॉसिबिलिटी होती है। बट फिर भी चूंकि वी आर इन हॉस्पिटल, वी यूज़ मास्क एवरी टाइम, तो इसलिए हम लोगों का वो कम रहता है। लेकिन आप मोटा मोटा अगर आपका कोविड डायग्नोसिस हुआ है, कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो फर्स्ट सिम्टम जो फर्स्ट डे ऑफ फीवर से लेके 7 डेज़ का आपको आइसोलेशन मेंटेन रखना है। एंड उसके बाद भी अगर कॉफिंग है तो इट्स बिकॉज ऑफ सूजन या यू कैन स्टिल इन्फेक्ट? एनी रेमिनेंट सिम्टम कुछ भी अगर है, अगर फीवर आ रहा है तो इसका मतलब डिजीज़ एक्टिव है या फिर कोई और सुपर इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी है। फीवर नहीं और खाली एक माइल्ड सा कफ रह गया है तो वो विद टाइम चला जाता है। और फीवर आया ही नहीं है तो फीवर आया ही नहीं और खाली कफ चल रहा है और कफ ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया है पहले से, अगर आप समझे तो 70-80% तक रिड्यूस हो गया और 7 डेज़ हो गए, देन वी कैन टर्न ऑफ अवर आइसोलेशन पीरियड। बट हाँ, कफ वैसे ही चल रहा है, जो सिम्टम से स्टार्ट हुआ उसमें सिम्टोमेटिक रिलीफ आया है कि नहीं आया है वो देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग देखते हैं विद कोविड ऑल्सो 3-4 डेज, 3rd डे तक पीक जाता है, उसके बाद में सिम्टम्स डाउन ट्रेंड होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरीके से आप अपने सिम्टम्स को मॉनिटर कर सकते हैं। सर, जो काढ़ा, स्टीम या गागल्स हैं, ये किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन में कितना इफेक्टिव है? अगर मैं देखूं तो काढ़ा जैसे आपने बहुत वो किया, ये एक तरह से एक हर्बल मेडिसिन की तरह है, और मेडिसिन कोई भी हो, ओवरडोज होगा तो प्रॉब्लम करेगा। हमने इवन काढ़े के साथ में भी बहुत प्रॉब्लम देखा, लोगों को एसिडिटी के साथ में लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम भी हुई। तो हमें अब इंडिया में हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, कोई एक चीज़ शुरू करते हैं तो हम लोग ओवरडू करते हैं उस चीज़ को। काढ़ा लिया तो बस काढ़ा हमने दिन में 3-3 बार 4-4 बार हो रहा है, वो चीज़ें ठीक नहीं है। सिम्टम्स के टाइम पे आप ले सकते हैं, अगर आपको उस टाइम पीरियड के लिए अपने आप को रिलीव करना है, उस टाइम पे आप जैसे गागलिंग है, सिंपल सलाइन गागल इज़ वेरी इफेक्टिव, बीटाडीन गागल इफ़ योर फिजिशियन हैज़ एडवाइज्ड। स्टीम, अभी लोगों ने स्टीम ले लेके पूरा अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ही ख़राब कर लिया है। अच्छा। दिन रात स्टीम ले रहे हैं, सुबह भी स्टीम, शाम को स्टीम स्टीम स्टीम। तो स्टीम की पहली बात कोई प्रोटेक्टिव वैल्यू नहीं है कोविड में। तो स्टीम आपको अगर अपर रेस्पिरेटरी ब्लॉकेट वाले सिम्टम्स हैं कुछ है तब आप ज़रूर ले सकते हैं, वरना स्टीम इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट मोडेलिटी फॉर एनी कोविड और एनी वायरल इन्फेक्शन। इफ देयर इज ब्लॉकेट यू कैन टेक इट। ऐसी सिंपल गरारे, अगर गले में इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, गले में खराबी लग रही है जैसे मैंने किया था, सो इट डिपेंड्स ऑन सिम्टम ऑल्सो।
सो वी हैव टू सी दैट ये भी एक मेडिसिन की तरह है। तो मेडिसिन जब हम सिम्टम्स पे लेते हैं तो हमें सिम्टम्स पे अकॉर्डिंगली ही हमें लेना है। अब आपको मैं बड़ा एग्जांपल दूंगा, स्टीम का ये एग्जांपल है। स्टीम में लोगों ने क्या क्या नहीं किया है, स्टीम के अंदर हल्दी डाल के, मसाले डाल के और क्या क्या नहीं डाल के स्टीम लिया है। क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आज की डेट में व्हाट्सएप पे कुछ भी आ जाता है। हाँ, कपूर सब कुछ। बाकी सब एंड प्रॉब्लम है कि आप इनहेलेशन भी तो आप कर रहे हैं, तो लंग्स तक कोई भी आप इरिटेंट पहुंचा रहे हैं। क्या डोज है, क्या नहीं है, डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। तो एक सिंपल, अगर आपको स्टीम लेनी भी है तो सिंपल प्लेन वाटर उबाल के आप स्टीम लीजिए। कोई भी एक्सपेरिमेंटल चीज़ करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसमें। कई बार हम लोग जो चीज़ सोचते हैं कि हमें फ़ायदा करेगी, वो बल्कि उल्टा हार्म कर रही होती है। तो इसमें प्लेन वाटर स्टीम इज़ एज गुड एज यू नो इवन नॉर्मल जो हम लोग देखते हैं मेडिसिन की तरह से इवन, तो वो चीज़ है। और लास्ट चीज़ ये कि अपने आप से हम लोग जैसे बीटाडिन गागल शुरू करें। मैंने लोगों का इवन देखा अपर रेस्पिरेटरी जो अपर ये है एयरवे फेरिंग्स है, ये इतना रेड हो गया, छाले पड़ गए, क्योंकि दे हैव ओवर यूज द बीटाडिन गागल। वो पूरे कोविड फेज में बीटाडिन गागल ही चला उनका। उससे क्या हुआ, पूरा टेस्ट बर्ड्स, इट्स अ केमिकल, इफ़ यू आर यूजिंग इट रेगुलरली, इतना रेगुलर बेसिस पे, तो ये हमारे जो सेंसिटिव टेस्ट बर्ड्स हैं, सेंसिटिव म्यूकोजा है, उसको भी तो हार्म करेगा। तो वी हैव टू यूज इट फॉर अ लिमिटेड पीरियड, व्हेन द सिम्टम्स आर देयर, देन वी हैव टू अवॉइड यूजिंग ऑल दिस। कि रेमडेसिविर, फ्लैबी फ्लू और प्लाज्मा थेरेपी एक टाइम पे ये सब ड्रग्स रेस में थी, एंड नाउ इनका नाम भी नहीं सुनते हम। व्हाट हैज़ चेंज्ड? अभी भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। अगर हम देखें, प्लाज्मा तो आउट ऑफ बॉक्स ही अब आउट ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है। इनफैक्ट फैबी फ्लू भी वॉज इंडिजियसली उसमें उस समय आया था, उसको भी आउट ऑफ द सिस्टम कर दिया है। रेमडेसिविर का भी अगर हम देखें तो बहुत ही लिमिटेड प्रोटोकॉल है। मेरा तो अपना एक्सपीरियंस ये था रेमडेसिविर का कि जिसको मिला वो नहीं बचा, जिसको नहीं मिला वो बचा, और जिसको मिला कई बार वो बचा। तो इसलिए इट्स स्टिल, अगर मैं देखूंगा WHO प्रोटोकॉल्स के हिसाब से NEJ में जो आर्टिकल्स आए थे कि रेमडेसिविर का मोर्टेलिटी बेनिफिट अभी तक कुछ नहीं है। हाँ, इट मे यू नो डिक्रीज द फीवर टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट उसका अभी तक मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं है। तो मैं स्टिल आई एम नॉट इन अ मच फेवर ऑफ कॉकटेल थेरेपीज़ की ये भी दे दें वो भी दे, क्योंकि आदमी हश में करता है। और अभी आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, जहाँ कोविड बहुत ही माइल्ड स्टेज में चल रहा है, जहाँ पे सिम्टम्स हैं भी नहीं, 90% ऑफ केसेस में तो हमें कुछ देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, अगर 5-10% ब्रैकेट वाले केसेस जहाँ पे निमोनिया सिम्टम्स हैं, वहाँ पे फिर रेमडेसिविर वुड बी जस्टिफाइड, बट स्टिल most of the normal cases would not require remdesivir. So as we are coming towards the end of this podcast, what is your advice for the people who smoke? सो स्मोकिंग से बड़ा प्रॉब्लम कुछ नहीं है आज की डेट में। अभी आज की डेट में दो चीज़ें हैं, हम लोग आउटडोर एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, हम इंडोर एयर पोल्यूशन की बात ही नहीं करते हैं। आउटडोर एयर पोल्यूशन पे चलो गवर्नमेंट काम कर रही है, सब काम कर रहे हैं। हमने इंडोर एयर पोल्यूशन के लिए क्या किया, उसमें सबसे पहला तो फैक्टर स्मोकिंग का आ जाता है। स्मोकिंग में प्रॉब्लम क्या है, स्मोकिंग अगर आप घर के बाहर भी कर रहे हो और घर के अंदर आप अगर आ रहे, कई लोग बोलते हैं कि हम तो घर के बाहर जाके स्मोक करते हैं, हम तो घर में करते नहीं हैं, फिर भी उसके जो टार पार्टिकल्स हैं वो आपके कपड़ों पे चिपकते हैं, उसको हम थर्ड हैंड स्मोक बोलते हैं। जब आप घर पे उतारते हैं कपड़े अपने, तो वो पूरे हवा में डिस्पर्स हो जाता है, एंड इट इज़ शोन टू बी इक्विवेलेंट साइड इफेक्ट एज ऑफ इवन अ स्मोकर बेसिकली। सो जैसे हमने एक्टिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग और अब थर्ड हैंड स्मोक। तो स्मोकिंग इज़ अ मोस्ट हार्मफुल थिंग। इट कैन कॉज एनी डिजीज फ्रॉम हेड टू टो, फ्रॉम द लंग कैंसर, COPD to oral cancers, to in fact any kind of respiratory disease, you know, of pneumonia, TB, every। हमें रेस्पिरेटरी में जब पेशेंट आता है सबसे पहले ये पूछा आप स्मोकिंग करते हो कि नहीं करते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑड्स आर रिलेटेड टू द स्मोकिंग ओनली। अब किसी के दिमाग में भी आता है आजकल तो नॉन स्मोकर को भी तो कैंसर हो रहा है, तो क्या स्मोकिंग करके क्या है। अरे भाई, नॉन स्मोकर को अगर मैं 10 पेशेंट देख रहा हूँ, 10 में से 2 पेशेंट हो सकता है नॉन स्मोकर कैंसर मिल जाए, लेकिन 8 पेशेंट अभी भी स्मोकर कैंसर्स के ही हैं। तो इसलिए ये सोचना, अपने मन को समझाना कि चलो हो तो रहा ही है, अब ले रहे हैं। अब इस मौसम में अगर जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन, दिल्ली NCR में रह के और आप स्मोक कर रहे हैं, तो उससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता अपनी बॉडी के साथ में, अपने लंग्स के साथ में। इसलिए अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए आपको छोड़ना होगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है, लोग सोचते हैं कि चलो निकोटिन गम खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया ना।
सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है फर्म डिटर्मिनेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एडिक्शन लेवल उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना आप सोच रहे होते हैं। तो ये तो जब बहुत हाई एडिक्शन लेवल है वहाँ पे हम निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात करते हैं। कई बार तो आपको बस एक डिसाइड करना होता है कि अब से मेरे को स्मोकिंग छोड़नी है, और आप छोड़ पाते हैं। तो इसलिए स्ट्रेस है, मैं मानता हूँ सब कुछ चीज़ें, लेकिन स्मोकिंग इज़ अ मतलब द थिंग दैट वन हैज़ टू लीव एट एनी कॉस्ट। It's the worst crime that you can do against your health. यस। राइट। तो आज हमने डॉक्टर साहब से बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे ओवरव्यू लिया। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबके काम आएगी। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वेरी रियल, वेरी नेसेसरी कॉन्वर्सेशन। डॉक्टर मयंक, thank you not just for your clarity and science, but for reminding us that COVID is not just a virus. It's a lens through which we saw fear, misinformation, human resilience, and also medical humility. We've all been through something. Some lost smell, some lost sleep, some even lost their loved ones, and some lost trust in everything around them. But what we do now, how we stay informed, how we avoid panic, how we stop using antibiotics, and how we protect our lungs and our logic, that's what decides the next chapter. To everyone listening, it's okay to cough, it's okay to rest, but let's not cough up the truth for forwards. Let's not treat Google like a doctor, because science is still evolving and we are still healing. This is Mindful by Dr. Taruna. Until next time, stay aware, stay kind, and above all, stay responsibly uninfected. Thank you. Please like, share and subscribe the channel Mindful by Dr. Taruna.